मैंने हैरानी से ब्रैंडन की तरफ देखा और पूछा, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है? ब्रैंडन ने मेरी आंखों में आंखें डालकर देखा। गर्लफ्रेंड शब्द ने उसे थोड़ा ऑकवर्ड महसूस कराया। आखिर वे सब अभी स्टूडेंट्स थे, इसलिए अगर वे वाकई डेटिंग कर रहे होते तो भी वे इसे बहुत डिस्क्रीट रखते। कुछ देर बाद ब्रैंडन ने आखिरकार जिद में कहा, सेरीना और मैं सिर्फ क्लासमेट्स हैं। मैंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। क्या तुम दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा नहीं है? उसके बर्थडे पर क्या तुमने सबके सामने ये नहीं कहा था कि तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो? क्या मुझे गलत याद है? मैंने जानबूझकर चारों ओर देखा। जैसे ही मैंने ये बात छेड़ी, सबको याद आ गया कि ब्रैंडन ने क्या कहा था। उस वक्त ब्रैंडन बस इस नकली वारिस सेरीना को अपने साथ जोड़ना चाहता था और उसने अपने लिए बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। लेकिन जब से उसे पता चला था कि सेरीना सिर्फ एक शोफर की बेटी है, वो काफी ऑकवर्ड स्थिति में था। ये देखते हुए कि वो अनजान बनना चाहता था, मैंने उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ा। मैं कंफ्यूज्ड दिखा और बोला, वैसे ये अजीब है, तुम दोनों आजकल साथ नहीं घूम रहे हो। क्या इसलिए क्योंकि तुम्हें पता चला कि सेरीना की फैमिली के पास पैसा नहीं है? कि वो सिर्फ मेरे फैमिली शोफर की बेटी है? अब तुम उसे डेट नहीं करना चाहते? मेरी इन बातों ने ब्रैंडन को एक गोल्ड डिगर के रूप में पेश किया। ब्रैंडन का चेहरा लाल हो गया। पीछे मुड़कर देखें तो उसने ही सेरीना को डेट करने की पहल की थी। अब मेरे पास उसके खिलाफ बोलने के लिए मुद्दा था। अगर वो वाकई सेरीना से ब्रेकअप कर लेता या उसके साथ बुरा बर्ताव करता तो लोग उसके बारे में क्या सोचते? अपना परफेक्ट इमेज खराब होने के डर से ब्रैंडन ने सफाई दी, नहीं, मैंने तुम्हें रोज सेरीना के साथ देखा, इसलिए मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब करने की हिम्मत नहीं की। मुझे पता है कि तुम हमेशा से सेरीना को पसंद करते आए हो, इसलिए मैंने सोचा कि एक लड़की के लिए हमारे क्लासमेट वाले रिश्ते को खराब करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम दोनों के लिए पीछे हटने को तैयार हूं। मुझे डर था कि वो सेरीना को मुझ पर थोप देगा, इसलिए मैंने जल्दी से साफ किया, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। अगर ऐसी बात है तो निश्चिंत रहो, मेरे और सेरीना के बीच कुछ नहीं है। वो बस मेरे साथ स्कूल आती है और जैसा तुमने कहा, उसे फंसाए रखने वाली कोई बात नहीं है। सेलेस्ट जैसी बेहतरीन लड़की के होते हुए मैं अंधा नहीं हूं। मैं तुमसे मुकाबला क्यों करूंगा? मेरी इन बातों ने सेरेना को पूरी तरह नीचा दिखा दिया, खासकर जब मैंने सेलेस्ट और सेरेना की तुलना की। अंतर एकदम साफ था। मुझे सेरीना के बारे में इस तरह बात करते हुए और फिर उसे अपनी तरफ धकेलते हुए देखकर ब्रैंडन स्वाभाविक रूप से चिढ़ गया। वो किसी ऐसी लड़की को क्यों अपनाए जिसे मैं नहीं चाहता था? वो कोई कचरा नहीं उठा रहा था। ब्रैंडन ने कहा, अगर ऐसी बात है तो तुमने उससे झूठ क्यों बोला कि एक बार जब वो सेलेस्ट से ज्यादा स्कोर करेगी तो तुम उसके साथ रहोगे? क्या ये उसे स्ट्रिंगिंग अलोंग करना नहीं है? मैंने सेरीना की ओर अर्थपूर्ण तरीके से देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो ब्रैंडन को भी ये बताएगी। मैं मुस्कुराया और कहा, ऐसा इसलिए क्योंकि सेरीना ने खुद मुझसे साथ रहने की बात कही थी। शायद इसलिए क्योंकि उसने देखा कि पिछले सेमेस्टर मैंने उसे इग्नोर किया तो वो एंग्शियस होने लगी। मैंने उसे रिजेक्ट करने के लिए ही ऐसा कहा था। हर कोई जानता है कि एग्जाम्स में वो हमेशा सेलेस्ट के पीछे रहती है। वो सेलेस्ट को कभी सरपास नहीं कर सकती। तुम्हें सच में नहीं लगता कि मैंने उसे फंसाने के लिए ऐसा कहा था? अगर मैंने उसे मौका दिया भी तो भी वो सेलेस्ट से आगे नहीं निकल सकती है ना? ब्रैंडन मूल रूप से इसका इस्तेमाल मुझे स्मियर करने के लिए करना चाहता था ताकि लोग मुझे एक जर्क के रूप में देखें। किसे पता था कि मैं पासा पलट दूंगा? अब सबको पता चल गया था कि सेरीना ने मुझे कन्फेस किया था और उसे रिजेक्ट कर दिया गया था। ब्रैंडन को गुस्से में मुझे घूरते देख मैं मुस्कुराया और बोला, नाराज मत हो ब्रैंडन, मुझे पता है कि तुम सेरीना के लिए डिवोटेड हो, वरना तुम यहां उसके लिए खड़े नहीं होते। असल में यकीन रखो, सेरीना भी तुम्हें बहुत पसंद करती है। बस तुम दोनों के बीच पहले झगड़ा हुआ था, इसलिए उसने तुम्हें जेलस महसूस कराने के लिए मेरा इस्तेमाल किया। उसके दिल में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला इंसान अभी भी तुम ही हो। यहाँ कौन ये नहीं जानता, वो पहले तुम्हारे लिए कितनी अच्छी थी। जब तुम बीमार थे तो वो सबसे ज्यादा वरीड थी, इसलिए तुम दोनों को खुशी खुशी साथ रहना चाहिए। मेरी वजह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग मत पालो। ये कहने के बाद मैंने सेरीना की तरफ देखा और कहा, तुम जल्दी से अपने बॉयफ्रेंड को समझा क्यों नहीं देती? तुमने पहले जो मेरे साथ रहने की बात कही थी वो सिर्फ उसे जेलस करने के लिए थी, है ना? सेरीना ने ऊपर मेरी ओर देखा। वो वाकई पहले ब्रैंडन से कम्पीट कर रही थी, लेकिन मेरी इन बातों ने उसे पूरी तरह शर्मिंदा कर दिया। अब वो वाकई मेरे साथ रहना चाहती थी, फिर भी मैंने उसे सिर्फ एक मामूली इंसान की तरह ट्रीट किया। उसके बर्थडे वाले दिन सेरीना ने सोचा था कि उसने एक बार अपनी इज्जत खो दी है और अब इससे ज्यादा एम्बैरेसिंग कुछ नहीं होगा, लेकिन उम्मीद के विपरीत एक बार उसे ह्यूमिलिएट करने के बाद अब मैं उसे दूसरी बार अपमानित कर रहा था। सेरीना ने मेरी ओर देखा और कहा, नथन, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, तुम ही थे जो इसे नहीं चाहते थे। वो वाकई मेरे साथ रहना चाहती थी, फिर भी मैंने इसकी कद्र नहीं की। वो मूर्ख थी जो मुझे खुद के साथ इस तरह खेलने दिया। मैंने उसे ये कहते सुना कि उसने मुझे मौका दिया और बेबसी से कहा,
ये तुम मुझे मौका नहीं दे रही हो। बात यह है कि मेरे साथ तुम्हारे मौके बहुत पहले ही खत्म हो चुके हैं। ये कहने के बाद मैंने ब्रैंडन की तरफ देखा और कहा, ब्रैंडन, सेरीना तुम्हारे लिए कितनी अच्छी है। मुझे वाकई तुमसे जलन हो रही है। देखो, मैंने पहले उसे सब कुछ दिया, फिर भी उसके दिल में सिर्फ तुम ही थे। वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है। तुम जैसा अच्छा इंसान उसे पक्का निराश नहीं करेगा, है ना? ब्रैंडन ने टूटती हुई सेरीना को देखा, फिर देखा कि हर कोई उसे देख रहा है। ब्रैंडन ने कहा, मेरे और सेरीना के बीच जो है उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। मैंने बस देखा कि तुम उसे कितना पसंद करते थे, इसलिए मैं उसे तुम्हें देना चाहता था। उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने बड़े जर्क निकलोगे। मैंने कहा, सही है, मैं एक जर्क हूं। मैं तुमसे मुकाबला कैसे कर सकता हूं? अगर मैं सेरीना होता तो इस जन्म में तुमसे शादी न करने पर मुझ पर बिजली गिर जाती। क्लास के बाद मैं टीचर के पास सीट चेंज का रिक्वेस्ट करने गया, क्योंकि पिछले सेमेस्टर मेरे ग्रेड्स में बहुत सुधार हुआ था। टीचर ने मेरी बात मान ली और मेरी सीट एक साधारण लड़के के पास कर दी। अब मैं सेरीना की सीट से बहुत दूर था। पहले सबको लगता था कि मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूं। अब मुझे खुद को सेरीना से दूर करते देख उन्हें पता चल गया कि मैं सीरियस था। क्लास के बाद सेरीना खाना खाने नहीं गई। ब्रैंडन उसके पास बैठ गया और उसे देखने लगा। खाना नहीं खा रही? तुम जाओ, मुझे भूख नहीं है। वो वाकई कुछ भी निगल नहीं पा रही थी। ब्रैंडन उसकी परवाह किए बिना नहीं रह सकता था और बोला, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ ले आता हूं। सेरीना ने ब्रैंडन की ओर देखा और पूछा, तुम्हें इतने सारे लोगों के सामने वो सब कहने की क्या जरूरत थी? अगर ब्रैंडन नहीं बोला होता तो बाद में जो हुआ उसमें से कुछ भी नहीं होता। ब्रैंडन को उम्मीद नहीं थी कि सेरीना उस पर गुस्सा होगी। मैं बस तुम्हारे लिए स्टैंड लेने की कोशिश कर रहा था। सेरीना वाकई बहुत अपसेट थी। ब्रैंडन के सामने भी वो खुद पर काबू नहीं रख पा रही थी। सेरीना ने अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पा रही थी। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि तुम अभी कितने बेवकूफ लग रहे हो? बहुत बढ़िया। अब उन सबको पता चल गया है कि मैं नेथन के पीछे पड़ी थी। ब्रैंडन को भी बहुत पछतावा हो रहा था। मुझे वाकई उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा बन जाएगा। मुझे लगा था कि अगर मैं उससे कुछ बातें कहूंगा तो वो सोचेगा। किसे पता था कि वो ऐसा करेगा? सेरीना ठंडी हंसी हंसी। मुझे शुरू से ही तुम्हारी बात नहीं माननी चाहिए थी। खुद आगे बढ़कर उससे सुलह करने गई। अब उसके पास ये सब बोलने का मौका, एम्युनिशन मिल गया। ब्रैंडन ने माफी मांगी। यह मेरी गलती है। मैंने ध्यान से नहीं सोचा था। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि नेथन ऐसा हो जाएगा। वो अब बिल्कुल अजनबी बन गया है। हम सब क्लासमेट्स हैं। वो इतना बेरहम कैसे हो गया? ये वही पुराना किस्सा है कि अगर मैं तुम्हें नहीं पा सकता तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। सेरेना ने आगे कुछ नहीं कहा। उसका चेहरा बिल्कुल ठंडा था। खुशकिस्मती से उसे शुरू से ही पता था कि इंसान को सिर्फ खुद पर भरोसा करना चाहिए। ब्रैंडन ने उसे चिंता से देखा। तो अब तुम क्या करने वाली हो? और कॉलेज भी तो है। सेरीना ने कहा, सब ठीक है। मेरे पास स्कॉलरशिप है। मैं पार्ट टाइम काम भी कर सकती हूँ। अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो क्या मुझे पैसों की चिंता होगी? वो अब 18 साल की थी और अपना बैंक अकाउंट खोल सकती थी। वो अपनी पार्ट टाइम कमाई एक ई-वॉलेट में जमा कर देती थी, जहां उसका पिता अब उसे चुरा नहीं सकता था। उस दोपहर स्कूल के बाद सेरीना वापस क्रेन हाउस गई और अपना सामान पैक करने लगी ताकि वहां से बाहर जा सके। मैंने देखा कि वो काफी प्रोएक्टिव होकर काम कर रही है और मैं थोड़ा हैरान था। अब और नहीं रुक रही? सेरीना ने मेरी तरफ देखा। रुकी तो तुम मुझ पर हंसोगे। नेथन, क्या तुम्हें खुद पर गर्व महसूस नहीं हो रहा? मैंने अपना सिर घुमाया और दूसरी तरफ देखने लगा। उसे कोई जवाब नहीं दिया। सेरीना ने मेरा बेरुखी वाला एटीट्यूड देखा और गुस्से में कहा, मैं वाकई तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। मैंने तो ये भी सोचा था कि मैं ब्रैंडन से मिलना बंद कर दूंगा, पर तुम सच में इसके लायक नहीं हो। मैं सफाई देने के लिए बहुत आलसी था और बस ठंडी हंसी हंसा। सेरीना ने मेरा ये घमंडी, हाई एंड माइटी एटीट्यूड देखा। मैं इंतजार करूंगी ये देखने के लिए कि सेलेस्ट तुम्हें कब डंप करती है। फिर देखूंगी तुम कितने पैथेटिक लगोगे। जब ऐसा हो तो मेरे पास गिड़गिड़ाते हुए मत आना। ये कहकर वो सीधे दरवाजे से बाहर निकल गई। उसने पहले सोचा था कि मैंने उसे यहाँ इसलिए रखा क्योंकि ये उसके लिए अच्छा था। अब उसे लग रहा था कि मैं बस उसे अपमानित करना चाहता था। उस दिन का इंतजार कर रहा था जब वो खुद यहाँ से चली जाए। मार्च और अप्रैल बीत गए। सेरीना ने अभी तक सेलेस्ट को मुझे डंप करते हुए नहीं देखा था। मई में मुझे अपने पिता से किया हुआ वादा याद आया और मैंने उन्हें फोन करके कहा कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम से पहले वो मेरे पास वापस आ जाएं। रिचर्ड क्रेन मान गए कि वो 10 मई से पहले वापस आ जाएंगे। मुझे याद था कि पिछली जिंदगी में मेरे पिता का एक्सीडेंट मई के अंत में हुआ था। अगर वो 10 तारीख से पहले वापस आ जाते तो वो ठीक रहते। लेकिन उस दोपहर जब मैं स्कूल में ही था, मुझे अंकल थॉर्नटन का फोन आया। नेथन, तुम्हारे पिता का एक्सीडेंट हो गया है। मैंने फोन रखा, टीचर को बताया और सीधे क्लासरूम से निकल गया। सेरीना और ब्रैंडन ने मुझे बाहर जाते देखा और दोनों ने मेरी तरफ सिर उठाकर देखा। ब्रैंडन ने पूछा, वो कहाँ जा रहा है? सेरीना ने मेरे चेहरे पर घबराहट, पैनिक देखी और तेवर चढ़ा लिए।
स्कूल से निकलकर मैंने ड्राइवर को मुझे लेने के लिए बुलाया। अभी तक कोई हाई स्पीड रेल नहीं थी और रेगुलर ट्रेन्स बहुत धीमी थीं। ड्राइविंग ही एकमात्र ऑप्शन था। अपनी पिछली जिंदगी को याद करते हुए मुझे तब भी अपने पिता के एक्सीडेंट की खबर मिली थी और मैंने सरीना से अपने साथ चलने को कहा था। उसने मना कर दिया था। उसने कहा था कि उसकी क्लासेस हैं और उसके जाने से कोई मदद भी नहीं होगी। असल में वो इसलिए नहीं आई थी ताकि वो ब्रैंडन का बर्थडे मना सके। नेथन, मैंने आवाज सुनी और ऊपर देखा तो सेलेस्ट आ गई थी। वो कार से उतरी और मुझसे बोली, अंदर बैठो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इस वक्त यहां आ जाएगी। उसे देखकर मुझे थोड़ा दुख हुआ और मैंने कहा, मेरे पिता का एक्सीडेंट हो गया है। सेलेस्ट ने सिर हिलाया। मुझे पता है, मैंने अपने कजिन से सुना, इसलिए मैं तुम्हें लेने आई हूं। मैंने उसकी बात सुनी और कार में बैठ गया। पिछली जिंदगी में सरीना के बेरुखी वाले रिएक्शन के मुकाबले सेलेस्ट का एटीट्यूड बहुत ही भरोसेमंद, रिलायबल था और उसने मुझे सुकून पहुंचाया। बात बस इतनी थी कि भले ही मैं इस सबसे एक बार गुजर चुका था, फिर भी मैं इस हकीकत का सामना नहीं कर पा रहा था। जब मेरा दोबारा जन्म रीबॉर्न हुआ था तो मेरे पिता का फिर से एक्सीडेंट क्यों हुआ, और तो और उनके एक्सीडेंट की टाइमिंग भी इस बार काफी पहले थी। कार की खिड़की से टिककर मैं अपनी कलाई को कसकर पकड़ने की कोशिश कर रहा था, खुद को कांपने शेकिंग से रोकना चाहता था। मेरे पिता इस दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा प्यार करने वाले इंसान थे। मेरी पिछली जिंदगी की तबाही उनके जाने के बाद ही शुरू हुई थी। मैं बस चाहता था कि वो रुक जाए। बाहर बारिश हो रही थी। सेलेस्ट ने देखा कि मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं। उसने पानी लिया, ढक्कन खोला और मुझे पकड़ा दिया। नेथन, थोड़ा पानी पियो। मैंने सेलेस्ट की तरफ देखा। मैंने उसका पानी नहीं लिया, बस लाल आंखों से उसे देखता रहा। मुझे प्यास नहीं है। सेलेस्ट बोली, अभी पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा। मिस्टर क्रेन पक्का ठीक हो जाएंगे। अगर वहां से कोई भी खबर आई तो मेरा कजिन मुझे फौरन कॉल करेगा। तुम ज्यादा चिंता मत करो। उसे इतनी देर तक मुझे दिलासा कंफर्ट देते देख मैंने पानी लिया और थोड़ा पिया। सेलेस्ट ने मेरी तरफ देखा। उसे पता था कि मेरे दिल में कितना दर्द है। वो इस एहसास को बहुत अच्छी तरह समझती थी। उसने एक बार अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने मरते देखा था। वो उसके बचपन की सबसे खौफनाक याद थी। हम हॉस्पिटल पहुंचे। रात के 9 बज चुके थे। अंकल थॉर्नटन ने मुझे और सेलेस्ट को अंदर आते देखा और पास आए। तुम आ गए। मेरी आवाज भारी होर्स हो गई थी। अंकल, मेरे पिता कैसे हैं? अंकल थॉर्नटन ने कहा, खुशकिस्मती से इमरजेंसी ट्रीटमेंट वक्त पर मिल गया। वो फिलहाल खतरे से बाहर हैं। अभी ज्यादा चिंता मत करो। वाकई? भले ही अंकल थॉर्नटन ने ऐसा कहा था, पर मैंने अनजाने में फिर से पूछ लिया। अंकल थॉर्नटन बोले, वो सच में ठीक है? अभी उन्हें होश नहीं आया है। चलो मैं तुम्हें उनसे मिलवाने ले चलता हूं। मेरी पिछली जिंदगी में भी जिस इंसान ने मुझे पिता के एक्सीडेंट के बारे में बताया था वो अंकल थॉर्नटन ही थे। मैंने उनसे पूछा, अंकल थॉर्नटन, आप यहां कैसे? अंकल थॉर्नटन बोले, मैं यहां हाल ही में कुछ मीटिंग्स के लिए आया था और इत्तेफाक से तभी तुम्हारे पिता का एक्सीडेंट हो गया। मैंने आगे पूछा, मेरे पिता को हुआ क्या था? अंकल थॉर्नटन ने जवाब दिया, पिछले कुछ दिनों से बहुत तेज बारिश हो रही है। वहां लैंडस्लाइड हो गई थी। किस्मत से मैं वक्त पर पहुंच गया। मैंने पहले ही ट्रीटमेंट के लिए सबसे अच्छे डॉक्टर्स को बुला लिया है। यहाँ का मेडिकल एनवायरनमेंट उतना अच्छा नहीं था जितना लेकवुड का, पर अंकल थॉर्नटन के अभी भी कुछ कनेक्शंस थे। उनके भरोसे के साथ रिचर्ड क्रेन अब खतरे से बाहर थे। मैं अपने पिता को देखने गया। देखा कि वो अभी भी बिस्तर पर लेटे हुए हैं। फिर मैं सेक्रेटरी यान से मिलने गया। वो बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके घावों पर पट्टी बंधी थी। मुझे अंदर आता देख वो उठकर बैठना चाहती थी। यंग मास्टर, मैंने कहा, बस तुम लेटी रहो, मैं बस तुम्हें देखने आया था। उसने पूछा, मिस्टर क्रेन कैसे हैं? क्या उन्हें होश आ गया? मैंने सिर हिलाया, अभी नहीं, मेरे पिता को काफी गंभीर चोटें आई हैं। सेक्रेटरी यान ने अपना सिर झुका लिया। हमें बारिश में बाहर नहीं जाना चाहिए था, पर वो बाहर जाने की जिद पर अड़े थे। उन्होंने यहां तक कहा। मैंने बीच में ही पूछा, क्या कहा? सेक्रेटरी यान ने मेरी तरफ देखा। मिस्टर क्रेन ने कहा कि उन्होंने 10 तारीख से पहले तुमसे मिलने वापस आने का वादा किया है, इसलिए उन्हें अपना काम खत्म करना ही होगा। ये शब्द कहते समय सेक्रेटरी यान की आंखों में एक तरह का इल्जाम था। अगर मेरी वजह से नहीं होता तो रिचर्ड क्रेन का ये एक्सीडेंट नहीं होता। सेक्रेटरी यान को मेरी तरफ देखते देख मैं तुरंत समझ गया कि उनका क्या मतलब है। उन्हें लगा कि मेरी वजह से मेरे पिता को नुकसान पहुंचा है। तभी सेलेस्ट चलकर पास आई और मुझसे कहा, मिस्टर क्रेन को होश आ गया है। मैं तेजी से हॉस्पिटल रूम की तरफ भागा, देखा कि मेरे पिता बिस्तर पर लेटे हैं और अब होश में हैं। उन्होंने मुझे देखा और कमजोर आवाज में कहा, नेथन। मैं अपने पिता के पास बैठ गया और उनका हाथ थाम लिया। डैड, मुझे रोते हुए देखकर रिचर्ड क्रेन बोले, तुम रो क्यों रहे हो? मैं ठीक हूं। मैं देर रात तक अस्पताल में अपने पिता के साथ रहा। अंकल थॉर्नटन ने सेलेस्ट से कहा कि वो मुझे आराम करने के लिए वापस ले जाए। सोने से पहले मैं नहाने गया। चूंकि मैं इतनी अचानक आया था, इसलिए मैं अपने साथ कोई कपड़े नहीं लाया था।
बाथरोब पहनकर मैं बाहर आया तो सेलेस्ट एक कुर्सी पर बैठी थी। मुझे बाहर आते देख गीले बालों में वो एक पल के लिए ठिठक गई। भले ही वो हर दिन मेरे साथ रहती थी, पर उसने मुझे पहले कभी इस तरह नहीं देखा था। उसने थोड़ा ऑकवर्ड होकर अपनी नजरें फेर लीं। सेलेस्ट बाथरूम में गई, हेयर ड्रायर ढूंढा और बाहर आई। नेथन, बैठो, मैं तुम्हारे बाल सुखा देती हूं। मैंने उसकी तरफ देखा, उसके चेहरे पर एक दृढ़ भाव था। मैं कुर्सी पर बैठ गया। सेलेस्ट मेरे सामने खड़ी होकर मेरे बाल सुखाने लगी। मैंने शीशे में सेलेस्ट के गंभीर चेहरे को देखा और पूछा, क्या तुमने पहले कभी किसी और के बाल सुखाए हैं? उसने खामोशी से मेरी तरफ देखा। नहीं। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? मैंने कहा कि तुम्हें मेरे बाल सुखाते हुए देखकर मुझे लगा कि शायद तुमने पहले किसी और के लिए भी ऐसा किया होगा। कुछ देर के लिए होटल रूम में सिर्फ हेयर ड्रायर की आवाज गूंजती रही। यहां आते वक्त मैंने हर तरह की बुरी संभावनाओं के बारे में सोचा था। मुझे लगा था कि पिछली बार की तरह मैं फिर से अपने पिता को खो दूंगा। खुशकिस्मती से ये बस एक टल जाने वाला हादसा था। सेलेस्ट के बाल सुखाने के बाद मुझे इतनी नींद आने लगी कि मैं बस गिरने ही वाला था। उसने मुझसे कहा, सो जाओ। मैं उठा, कंबल हटाया और बिस्तर में घुस गया। थोड़ी देर बाद मैंने फिर से आंखें खोलीं और देखा कि सेलेस्ट बाथरूम से बाहर आई है। मैंने पूछा, क्या तुम बाहर जा रही हो? सेलेस्ट ने मेरा सवाल सुना और जवाब दिया, नहीं, मैं यहीं रुक रही हूं। मुझे तुम्हारा अकेला रहना ठीक नहीं लग रहा, खासकर जब आज तुम काफी परेशान हो। तुम्हें पक्का मिस्टर क्रेन की चिंता सताएगी। मैंने पूछा, तो फिर तुम कहाँ सोओगी? मेरी बात खत्म होते ही सेलेस्ट ने पास की अलमारी से एक फालतू कंबल निकाला और उसे फर्श पर फैला दिया। मैं जमीन पर सो जाऊंगी। कुछ देर बाद उसने कमरे की लाइटें बंद कर दीं और लेट गईं। पर्दे नहीं खींचे गए थे। बाहर से सड़क की लाइट की रोशनी अंदर आ रही थी। मैं मुड़ा, मुझे अपने बगल में उसकी सांस लेने की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं बोला, सेलेस्ट। सेलेस्ट ने हूं किया, मैं यहीं हूं। मेरी आवाज आलस भरी थी। आज मेरे साथ आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। जब मुझे खबर मिली थी, सेलेस्ट ने मेरी बात सुनी और वापस लेट गई। शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, बस मिस्टर क्रेन ठीक होने चाहिए। मैंने बात जारी रखी। अगर आज तुम यहां नहीं होती तो मुझे पक्का बहुत बेबसी, हेल्पलेस महसूस होती। उसके साथ होने से सब कुछ ज्यादा स्थिर लग रहा था। सेलेस्ट बोली, सो जाओ। मैं कुछ देर सोया और जब उठा तो सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। मैं बिस्तर पर बैठ गया और देखा कि सेलेस्ट बाथरूम से बाहर आ रही है। मैंने कहा, मॉर्निंग। सेलेस्ट दरवाजे की तरफ गई और एक बैग उठाया। उन्होंने कपड़े खरीदे और यहां पहुंचा दिए। मैंने हूं किया और फिर अपना गला साफ करते हुए कहा, तुम इतनी जल्दी जाग गईं? क्या तुम सोई नहीं? सेलेस्ट ने मेरी तरफ देखा। सब ठीक था। पहले के मुकाबले कल रात उसे काफी अच्छी नींद आई थी। हर बार जब वो आंखें खोलती और मुझे अपने पास देखती, उसे अंदर से बहुत सिक्योर महसूस होता था। कपड़े बदलने के बाद हम नाश्ता करने नीचे गए। कल जब हम हॉस्पिटल से निकले थे तब काफी देर हो चुकी थी। हम दोनों ने कुछ नहीं खाया था। उस वक्त मेरी बिल्कुल भूख मर गई थी। अब सोने के बाद मुझे काफी बेहतर महसूस हो रहा था। मैंने अपने पिता के लिए भी नाश्ता खरीदा ताकि अस्पताल ले जा सकूं। सेक्रेटरी यान अभी भी जख्मी थी, पर वो रिचर्ड क्रेन का ख्याल रखने आ चुकी थी। सेक्रेटरी यान बोली, मिस्टर क्रेन, भले ही इस बार जान का खतरा नहीं था, पर क्या आपको नहीं लगता कि आप यंग मास्टर को कुछ ज्यादा ही बिगाड़ रहे हैं? रिचर्ड क्रेन ने उनकी तरफ देखा। तुम्हारा क्या मतलब है? सेक्रेटरी यान ने बात जारी रखी। मुझे बस लगता है कि कभी कभी आपको उन्हें इतना सिर नहीं चढ़ाना चाहिए। रिचर्ड क्रेन की आवाज भारी हो गई। यान, तुम मेरे लिए कितने समय से काम कर रही हो? नेथन के मामलों में बोलने का हक तुम्हें कब से मिल गया? डांट पड़ने पर सेक्रेटरी यान ने तुरंत माफी मांगी। मेरी गलती है, मुझे बस लगा कि इस बार उन्होंने लगभग आपको। रिचर्ड क्रेन ने सख्ती से कहा, यह सिर्फ एक एक्सीडेंट था, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुमने फिर से ऐसी बातें कहीं तो ये मत भूलना कि मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बचेगी। सेक्रेटरी यान की आंखें लाल हो गईं। इस आदमी को देखते हुए और उसके चेहरे पर नाखुशी के भाव देखकर वो बाहर चली गई। मैं और सेलेस्ट दरवाजे पर खड़े थे। उसने मुझे देखा और कुछ नहीं कहा, सीधे चली गई। मैंने अपने बगल में खड़ी सेलेस्ट की तरफ देखा। मुझे हमेशा लगता था कि यान बस मेरे पिता के साथ काम करने वाली एक सेक्रेटरी है। अब लगा कि उनका रिश्ता वैसा नहीं था जैसा मैंने सोचा था। जब से मेरी माँ का इंतकाल हुआ था, मेरे पिता ने दोबारा शादी नहीं की थी और उनके आसपास कोई दूसरी औरत भी नहीं थी। पहले मुझे हमेशा लगता था कि वो बस काम में बहुत बिजी रहते हैं, इसलिए दोबारा शादी के बारे में नहीं सोचा। अब लगा कि शायद इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मुझे पता चले। मैं और सेलेस्ट अंदर गए। रिचर्ड क्रेन बिस्तर पर लेटे थे। मुझे अंदर आता देख वो मुस्कुराए। नेथन, तुम इतनी जल्दी आ गए? मैंने फिक्र के साथ कहा, मैं परेशान था इसलिए आ गया। मैं आपके लिए नाश्ता भी लाया हूं। सेलेस्ट नाश्ता एक तरफ ले गई और बैग खोला। मैंने पूछा, आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? उन्होंने सिर हिलाया। ठीक हूं।
मैंने उन्हें अपनी तकलीफ छिपाते देखा और उदासी से कहा, देखो डैड, आपका चेहरा कम्प्लेक्शन कितना खराब लग रहा है। मैंने उन्हें खाना खिलाया, पर वो ज्यादा नहीं खा पाए, बस थोड़ी सी दलिया पॉरेज पी। मैंने पूछा, डैड, क्या आप अभी सेक्रेटरी यान को डांट रहे थे? रिचर्ड क्रेन की नज़र मुझ पर पड़ी। तुमने सब सुन लिया? मैंने कहा, वो बस आपके लिए फिक्रमंद थी। मैं तो बस चाहता था कि आप वापस आ जाएं, कुछ दिन घर पर रहें ताकि उस संकट क्राइसिस से गुजर सकें। किसे पता था कि मैं आपके लिए नई मुसीबत खड़ी कर दूंगा। यहां तक कि मैं ये भी सोचने लगा था कि क्या मेरे पिता की किस्मत में ही ये संकट लिखा था। रिचर्ड क्रेन ने मुझसे कहा, तुम्हारे पास वापस आना ही वो काम है जो मुझे करना चाहिए। अब यहां तुम्हारे करने के लिए कुछ नहीं बचा है। तुम और सेलेस्ट पहले वापस चले जाओ। मिस वैंग भी आज पहुंच रही हैं। उनके यहां मेरा ख्याल रखने के लिए होने से मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा। मुझे वाकई चैन नहीं पड़ रहा था। क्या मैं आपके साथ वापस नहीं जा सकता? बात यहां तक पहुंच गई थी कि मुझे लग रहा था कि अगर मैंने अपने पिता को इस संकट से बाहर निकलते हुए नहीं देखा तो मुझे शांति नहीं मिलेगी। रिचर्ड क्रेन बोले, अपनी उम्र तो देखो, अभी भी अपने पिता से इस तरह चिपके हुए हो। सेलेस्ट, नेथन को वापस ले जाओ। उसके एग्जाम्स आने वाले हैं, उसे पढ़ाई पर ध्यान देने दो। सेलेस्ट ने सिर हिलाया। जी। मैंने सेलेस्ट की तरफ देखा। ये देख लिया था कि पिता ने फैसला कर लिया है। मैंने अब और रुकने की जिद नहीं की। मैंने अपने पिता से कहा, डैड, मैंने पहले एक सपना देखा था। रिचर्ड क्रेन ने पूछा, कैसा सपना? मैंने कहा, मैंने सपना देखा कि मेरे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम से पहले आप एक बिजनेस ट्रिप पर गए और वहां हाईवे कोलैप्स हो गया। फिर मेरे पास मेरे पिता नहीं रहे। मैं बेमतलब की जिद नहीं कर रहा कि आप मेरे साथ घर चलें। मैं बस डरा हुआ हूं। इसलिए मुझे लगा कि अगर आप घर आ गए तो आपके साथ ऐसा कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपको फिर भी चोट लग जाएगी। हालांकि मेरे पिता अब ठीक थे, पर वो घटना अभी टली नहीं थी। मुझे चैन नहीं था। मुझे लगा कि मुझे अभी भी अपने पिता को चेतावनी देनी चाहिए। मेरी बात सुनकर रिचर्ड क्रेन बेबसी से मुस्कुराए। सपने हमेशा उल्टे होते हैं। मुझे थोड़ा बुरा लगा, पर सपने में सब कुछ इतना असली था कि मुझे सही तारीख भी याद थी। मुझे याद है कि वो 26 मई थी। एक्सीडेंट लॉन्गचांग और शॉन के बीच वाले हाईवे सेक्शन पर हुआ था। मुझे और भी गंभीर होते देख रिचर्ड क्रेन बोले, ठीक है, मैं समझ गया। एक बार मुझे छुट्टी मिल जाए तो मैं सीधे तुम्हारे साथ घर चलूंगा। जब तक तुम्हारे एग्जाम्स खत्म नहीं हो जाते मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ठीक है? मैंने सिर हिलाया। ठीक है। अपने पिता को इस बात को गंभीरता से लेते देख आखिरकार मुझे सेलेस्ट के साथ अस्पताल के कमरे से निकलते हुए सुकून महसूस हुआ। सेक्रेटरी यान बाहर से वापस आईं। उन्होंने मेरी तरफ देखा और शालीनता से सिर हिलाया। भले ही उन्हें मुझसे समस्या थी, पर वो भी नहीं चाहती थी कि रिचर्ड क्रेन उन्हें काम से निकाल दें। दोपहर हो चुकी थी, इसलिए मैं और सेलेस्ट लेकवुड वापस आ गए। मैं अपने कमरे में गया और बिस्तर पर लेट गया। सेलेस्ट ने देखा कि मैं उसे बिल्कुल भी आउटसाइडर की तरह ट्रीट नहीं कर रहा हूं, तो उसने कहा, शायद मुझे नीचे तुम्हारा इंतजार करना चाहिए। मैंने उसकी तरफ देखा और उठकर बैठ गया। यहीं बैठो। कल रात भी हम एक ही कमरे में सोए थे। तुम अभी भी इतनी नर्वस क्यों हो? सेलेस्ट ने मुझे बेबसी से देखा। बकवास मत करो। मैंने पूरे आत्मविश्वास के साथ उसकी तरफ देखा। यह है बकवास कैसे है? क्या हम कल रात एक ही कमरे में नहीं सोए थे? तुम क्या सोच रही हो? सेलेस्ट ने मेरी बात सुनी और कहा, शायद तुम्हें आराम करना चाहिए। मैं आज तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगी। मैं मुस्कुराया। क्या तुम नाराज हो? सेलेस्ट ने जवाब दिया, नहीं। कभी कभी खुद पर बहुत ज्यादा दबाव मत डालो। सही आराम करना भी जरूरी है। मैं कल फिर आऊंगी। मैंने सिर हिलाया। ठीक है फिर। वो भी बहुत थक गई थी। वो इस पूरी ट्रिप में मेरे साथ रही थी। उसके ऊपर से उसे मुझे पढ़ाने के लिए कहना वाकई बेमुरव्वती होती। सेलेस्ट दरवाजे तक गई और रुक गई, मुड़कर मुझे देखने लगी। उसका मुझे इस तरह देखना मुझे थोड़ा असहज, अनकंफर्टेबल कर रहा था। मैंने उलझन में उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? जिस सपने के बारे में उसने मिस्टर क्रेन को बताया था, वो पूरे रास्ते वापस आते समय इसके बारे में पूछना चाहती थी। मैंने कहा, वो सपना? मेरा हैरान चेहरा देखकर सेलेस्ट बोली, कुछ नहीं। वो मुड़ी और चली गई। उसने पहले पूछने का सोचा था, पर मेरा रिएक्शन देखकर वो खुद को रोक नहीं पाई। उस शाम डिनर के बाद मैं मिसेस पॉटर के साथ कुत्ते को टहलाने बाहर निकला। मैं स्नोबॉल को बाहर ले गया और देखा कि सेरीना गेट पर खड़ी है। जैसे ही स्नोबॉल ने सेरीना को देखा, उसने जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। स्नोबॉल सिर्फ सेलेस्ट के सामने शरीफ रहता था। हर बार जब वो सेरीना को देखता, वो अपने दांत और पंजे दिखाने लगता। मुझे याद आया कि मेरी पिछली जिंदगी में भी स्नोबॉल सेरीना से इसी तरह नफरत करता था। उस वक्त मुझे लगता था कि स्नोबॉल बहुत गलत कर रहा है। अब मुझे एहसास हुआ कि वाकई में गलत मैं था। मैंने कहा, तुम मेरे गेट पर घात लगाकर लर्किंग क्या कर रही हो? सेरीना काफी देर से गेट पर इंतजार कर रही थी, क्योंकि पहले मेरे साथ उसका झगड़ा हुआ था।
उसे लग रहा था कि खुद आगे बढ़कर मुझसे बात करना बहुत शर्मिंदा करने वाला होगा, पर वो वाकई उत्सुक थी। मैंने सुना कि मिस्टर क्रेन का एक्सीडेंट हो गया है। वो कैसे हैं? ये सोचते हुए कि रिचर्ड क्रेन ने उसके साथ काफी अच्छा बर्ताव किया था, सेरीना जिद करके आ ही गई। अभी भी अस्पताल में हैं? उसने पूछा। तो फिर तुम वापस क्यों आ गए? मैंने जवाब दिया, क्या मुझे पढ़ाई करने वापस नहीं आना चाहिए? तुम बहुत दखलंदाजी करती हो। मैं स्नोबॉल को लेकर आगे बढ़ गया। सेरीना स्नोबॉल से थोड़ा डरी हुई थी और पास आने की हिम्मत नहीं कर रही थी। वह बस सावधानी से मेरे पीछे पीछे चलने लगी। मैं मिस्टर क्रेन से मिलने जाना चाहती हूँ, मैंने रूखेपन से कहा। कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी इस दिखावटी फिक्र की कोई जरूरत नहीं है। इस वक्त उसका फिक्र दिखाने के लिए भागकर आना। किसे पता था कि उसके दिल में क्या साजिश चल रही थी। एक्सीडेंट से पहले मुझे याद नहीं आया था, पर अब जब मेरे पिता का अभी अभी एक्सीडेंट हुआ था, मुझे तुरंत अपनी पिछली जिंदगी से सेरीना का असली चेहरा याद आ गया। सेरीना से ज्यादा कुछ कहे बिना मैं सीधे कुत्ते के साथ खेलने लगा। मिसेस पोर्टर ने सेरीना की तरफ देखा। मिस सेरीना, आपको अब वापस जाना चाहिए। हमारे यंग मास्टर की अब मंगेतर फियोंस है। आपका इस तरह उनसे मिलने आना लोग गलत समझेंगे। सेरीना ने पूछा, क्या सेलेस्ट मिस्टर क्रेन से मिलने गई थी? मिसेस पोर्टर ने जवाब दिया, मिस्टर क्रेन लॉन्गचैंग में भर्ती थे। मिस सेलेस्ट उनके साथ गई थीं। वे आज ही वापस आए हैं। मिस सेलेस्ट वाकई बहुत दयालु हैं। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स आने वाले हैं, फिर भी उन्होंने बिना किसी परेशानी की परवाह किए खुद छुट्टी ले ली। इस दुनिया में शायद ही कोई दूसरी औरत होगी जो यंग मास्टर के लिए उनसे बेहतर हो। मिसेस पॉटर को अपना मजाक उड़ाते सुन सेरीना थोड़ी चिढ़ गई। अगर पहले होता और मुझे कोई बड़ी समस्या होती तो मैं पक्का सबसे पहले उसे ही ढूंढता। उस वक्त उसे मैं बहुत चिड़चिड़ा लगता था, पर अब जब मैंने उसे ढूंढना बंद कर दिया था और हर चीज के लिए सेलेस्ट के पास जाता था, उसे एहसास हुआ कि वो कितना खोया हुआ, लॉस्ट महसूस कर रही है। मैं स्नोबॉल को वापस लेकर आया और देखा कि मिसेस पोर्टर पास में अकेली खड़ी हैं। सेरीना अब वहां नहीं थी। मिसेस पोर्टर ने कहा, मैंने उसे तुम्हारे और मिस सेलेस्ट के लॉन्गचैंग जाने के बारे में बताया। वो थोड़ी परेशान लग रही थी। उसने कुछ नहीं कहा और बस चली गई। मैंने पूछा, मिसेस पोर्टर, क्या आपको लगता है कि सभी औरतें ऐसी ही होती हैं? मिसेस पोर्टर ने पूछा, कैसी? मैंने बात जारी रखी, जब आप उनके साथ अच्छे होते हैं तो उन्हें लगता है कि आपकी कोई कीमत नहीं है, और जब आप उन्हें इग्नोर करते हैं तो वो इस तरह समर्पित, डिवोटेड होने का नाटक करती हैं ताकि आपको असहज महसूस करा सकें। मिसेस पोर्टर ने कहा, यह सही है। मैं हंसा। अब इसकी और परवाह नहीं करनी थी। 26 मई को रिचर्ड क्रेन को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। वो कुछ दिन पहले ही वापस आ गए थे, क्योंकि मैंने उनसे कहा था। 26 तारीख को बाहर न जाने की मेरी बात मानकर रिचर्ड क्रेन 2 दिन पहले ही लेकवुड वापस आ गए थे। सेक्रेटरी यान और एमएस वैंग भी उनके साथ थीं। उस दोपहर वो अपने पायजामे में स्टडी रूम में बैठे कुछ पुराने रुके हुए काम निपटा रहे थे। तभी सेक्रेटरी वैंग अंदर आईं और बोली, मिस्टर क्रेन, कुछ हुआ है? रिचर्ड क्रेन ने ऊपर देखा। सेक्रेटरी वैंग ने कंप्यूटर खोलकर उन्हें वो खबर दिखाई जो अभी ऑनलाइन आई थी। लॉन्ग से शॉन जाने वाला हाईवे सेक्शन ढह गया है। 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां नीचे गिर गई थीं और काफी लोग हताहत हुए थे। सेक्रेटरी वैंग बोली, हमारे पुराने शेड्यूल के हिसाब से बच्चों को सामान पहुंचाने के लिए हमें आज ही शॉन जाना था। अगर आप जल्दी नहीं निकलते और हम आज गए होते तो शायद हम भी इस हादसे का शिकार हो जाते। रिचर्ड क्रेन उनकी शांत एनालिसिस सुन तो रहे थे, पर उनके दिमाग में बार बार वही बात घूम रही थी जो मैंने अस्पताल में उनसे कही थी। समय जगह मैंने उस वक्त एक भी डिटेल गलत नहीं बताई थी। तब उन्हें लगा था कि मैं बस बचपना कर रहा हूं। अब पीछे मुड़कर सोचते हुए उनकी पीठ से ठंडे पसीने की बूंदें टपकने लगीं। तभी सेक्रेटरी यान भी अंदर आईं। उन्होंने रिचर्ड क्रेन की तरफ देखा। मिस्टर क्रेन, वो काफी दोषी, गिल्टी महसूस कर रही थीं। मैंने अभी खबर देखी। ये सब मेरी गलती है। खबर देखते ही उनका पहला रिएक्शन राहत का था। अगर उन्होंने हंगामा नहीं किया होता और रिचर्ड क्रेन से जल्दी वापस आने की जिद नहीं की होती तो वे आज उस हादसे में होते। रिचर्ड क्रेन ने वहीं बैठकर हाथ हिलाया। खुद को दोष मत दो, तुम बस मेरी फिक्र कर रही थी। अब तुम सब जा सकती हो। उन्होंने कंप्यूटर की तरफ देखा और उन्हें सेलेस्ट की कही एक बात याद आई जिसने होटल की फायर सेफ्टी प्रॉब्लम सुलझाने में उनकी मदद की थी। इस वक्त सेलेस्ट स्कूल में ही थी। उसकी नज़र भी ऑनलाइन आती इस खबर पे पड़ी। उसने इसे पढ़ा और उसे भी अस्पताल वाली मेरी बात याद आ गई। उस वक्त उसे लगा था कि शायद मैं बस बकवास कर रहा हूं। अब लगा कि वो बकवास बिल्कुल नहीं थी। इसे इंपीरियल होटल वाली घटना से जोड़कर देखें तो ये वाकई दिलचस्प था। मैं स्कूल से बाहर निकला तो देखा सेलेस्ट गेट पर इंतजार कर रही थी। एग्जाम में अब बस कुछ ही दिन बचे थे। मैं उसके पास गया और उसकी तरफ देखते हुए पूछा, तुम अचानक यहां कैसे? कुछ बताया भी नहीं। सेलेस्ट मुझे गौर से देख रही थी। तुम्हें देखने आई हूं। उसका इस तरह घूरना मुझे थोड़ा असहज, अनकंफर्टेबल कर रहा था।
मैंने कहा चलो खाना खाते हैं, वो आज थोड़ी अजीब लग रही थी। कार में बैठते ही सेलेस्ट ने खिड़की की तरफ इशारा किया और मेरी तरफ देखा। मैंने अभी खबर देखी। मैं हैरान हुआ कि कौन सी खबर। सेलेस्ट की आवाज़ बहुत धीमी थी, लॉन्गशॉन हाईवे ढहने की। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा दोषी महसूस करने लगा और नजरें फेर लीं। ओह वाकई? मैंने अपना फोन खोलकर ऐसे नाटक किया जैसे देख रहा हूं। असल में मुझे बहुत पहले से पता था। स्कूल में सोशल मीडिया पर मैंने ये देख लिया था और मुझे राहत थी कि मेरे पिता इस आपदा से बच गए। अब मैं भी काफी सुकून में था। किसे पता था कि सेलेस्ट अचानक ये पूछ लेगी। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, लगता है तुम्हारा सपना काफी सटीक एक्यूरेट था। मैंने खांसते हुए कहा, लगता तो ऐसा ही है। उम्मीद नहीं थी कि वाकई ऐसा कुछ होगा। किस्मत अच्छी है कि डैड ठीक हैं। सेलेस्ट मेरे बगल में बैठी एक पेचीदा, कॉम्प्लिकेटेड भाव से मुझे देख रही थी। नेथन, पिछली बार तुमने कहा था कि इंपीरियल होटल में फायर सेफ्टी के मुद्दे हैं। क्या वो भी किसी सपने में देखा था? उसकी बातें सुनकर मुझे लगा कि उसने मुझ पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। मैंने गला साफ किया। बेशक, तुम्हें और क्या लगा? उसने उत्सुकता से पूछा। तो क्या अपने सपने में तुमने मेरे और अपने बारे में भी कुछ देखा? वो मेरी तरफ थोड़ा झुकी। अचानक हमारे बीच की दूरी बहुत कम हो गई। मैंने अपने सामने उस खूबसूरत चेहरे को देखा, पर कुछ बोला नहीं। सेलेस्ट ने फिर पूछा, तुमने देखा या नहीं? मैंने हाथ बढ़ाकर उसे पीछे धकेला। मैं ऐसे सवाल का क्या जवाब देता? कि मैंने सपना देखा कि मैंने सेरीना के लिए सब कुछ लुटा दिया, बुरी मौत मरा और आखिर में उसे ही मेरी लाश उठानी पड़ी। सेलेस्ट ने चुपचाप खुद को पीछे धकेलने दिया और अपनी तरफ बैठ गई, पर उसकी नजरें अभी भी मुझ पर टिकी थीं। हम दोनों खाना खाने गए। मुझे लगा कि सेलेस्ट मुझे लगातार देख रही है, जिससे मुझे थोड़ा गिल्टी महसूस हुआ, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि ये औरत बहुत स्मार्ट थी। मैंने तो यहां तक सोच लिया कि कहीं उसने ये अंदाजा तो नहीं लगा लिया कि मेरा पुनर्जन्म रीबॉर्न हुआ है। मैंने उसकी तरफ न देखने की कोशिश की और ऑर्डर देने के बाद अचानक मेरी नजरें उससे मिल गईं, तो मैंने बात छेड़ने के लिए कुछ ढूंढा। ओह, वैसे सेलेस्ट, तुम्हारा बर्थडे कब आता है? मैं इतने समय से उसके साथ था, पर मैंने कभी उसे अपने जन्मदिन का जिक्र करते नहीं सुना था। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स के बाद मेरा बर्थडे आने वाला था। सेलेस्ट ने मेरा सवाल सुना और आखिरकार मेरे सपनों से ध्यान हटाया। मेरा बर्थडे तो निकल गया 2 महीने पहले। मैंने यकीन न करते हुए उसकी तरफ देखा। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं रोज उसके साथ था, फिर भी मुझे नहीं पता चला कि उसका बर्थडे निकल चुका है। मेरा हैरान चेहरा देखकर सेलेस्ट की आवाज धीमी हो गई। नेथन, मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती। मैं उसकी तरफ झुका और पूछा, क्यों? मुझे लगा था कि शायद उसने मुझे दोस्त नहीं माना इसलिए नहीं बताया, पर पता चला कि वो बर्थडे मनाती ही नहीं है। इस टॉपिक का जिक्र होते ही सेलेस्ट के चेहरे के भाव थोड़े पेचीदा हो गए। कुछ देर बाद उसने कहा, जिस दिन मेरी माँ का इंतकाल हुआ, ठीक उसी दिन मेरा बर्थडे था। मैं एकदम सुन्न रह गया और फिर मुझे बुरा महसूस हुआ। सॉरी, मुझे पता नहीं था। सेलेस्ट बोली, ठीक है, मुझे तुम्हारे साथ अपनी बातें डिस्कस करने में कोई ऐतराज नहीं है। ये वाक्य यह दिखाने के लिए काफी था कि सेलेस्ट मुझ पर कितना भरोसा करती है। खाना खाते वक्त मैंने और कुछ नहीं पूछा। तभी रिचर्ड क्रेन का फोन आया। मैंने चॉपस्टिक्स नीचे रखीं और फोन उठाया। डैड? उन्होंने पूछा, अभी तक वापस नहीं आए? हाईवे ढहने वाली बात सुनकर वो मुझसे मिलने के लिए बेचैन थे, पर मैं अभी तक घर नहीं पहुंचा था। मैंने जवाब दिया, मैं सेलेस्ट के साथ बाहर खाना खा रहा हूं। सेलेस्ट ने नजर उठाकर मेरी तरफ देखा। मैंने पूछा, क्या आपने खाना खा लिया डैड? उन्होंने जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार करने की सोच रहा था। मैंने कहा, मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आप पहले खा लीजिए। मेरा पेट लगभग भर चुका है। खाना खत्म करके मैं घर आ जाऊंगा। एग्जाम सिर पर हैं, मुझ पर हर दिन बहुत प्रेशर है। चूंकि मैं बार बार अपनी पिछली जिंदगी की चीजों के बारे में सोच रहा था, इसलिए प्रेशर महसूस कर रहा था। फोन रखकर मैंने सेलेस्ट से कहा, मेरे डैड का फोन था। आमतौर पर जब मैं घर नहीं आता था तो मेरे पिता पूछने की जहमत नहीं उठाते थे। उनका फोन करके मुझे जल्दी बुलाना वाकई दुर्लभ, रेयर था। मुझे अंदाजा था कि उस हादसे की वजह से ही उन्होंने फोन किया होगा। खाना खाने के बाद जब मैं घर पहुंचा तो दरवाजा सेक्रेटरी यान ने खोला। यंग मास्टर वापस आ गए। वो आज कुछ ज्यादा ही उत्साहित लग रही थीं। मैंने शालीनता से पूछा, शुभ संध्या। सेक्रेटरी यान ने अपना सिर झुकाया और माफी मांगी। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने उन्हें उलझन में देखा और पूछा, ये माफी किस लिए? सेक्रेटरी यान बोली, पहले मुझे हमेशा लगता था कि आपकी वजह से मिस्टर क्रेन को चोट लगी है, इसलिए मुझे आपसे समस्या थी, लेकिन अब लगता है कि मैं बहुत संकीर्ण सोच, नैरो माइंडेड रख रही थी। मैंने हाथ हिलाते हुए कहा, खुद को दोष मत दीजिए, आप बस मेरे लिए चिंतित थीं। मेरे पिता कहाँ हैं? लिविंग रूम में। मैंने देखा कि मेरे पिता पहले से ही इंतजार कर रहे थे। मुझे अकेला वापस आते देख रिचर्ड क्रेन ने पूछा, सेलेस्ट तुम्हारे साथ वापस नहीं आई? मैंने जवाब दिया। उसने मुझे गेट पर छोड़ा और चली गई।
क्या आपको मुझसे कुछ काम था डैड? रिचर्ड क्रेन ने एक पेचीदा भाव से मुझे देखा। मुझे लगा कि वो कुछ पूछेंगे, लेकिन जब उन्होंने मुंह खोला तो अप्रत्याशित रूप से वो बस मेरे ग्रेड्स को लेकर चिंता थी। तुम्हारी परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है? मैंने अपने पिता की ओर देखा और जवाब दिया, काफी अच्छी। सेलेस्ट मुझे पढ़ा रही है। उसका एडमिशन पहले ही हो चुका है, इसलिए उसे अपने ग्रेड्स की ज्यादा परवाह नहीं है और वह पूरी तरह से मुझ पर ध्यान दे रही है। रिचर्ड क्रेन बोले, सेलेस्ट तुम्हारे लिए कितनी अच्छी है? मैंने कहा, हाँ, तो अब आपको जल्दी आराम करना चाहिए डैड। मैंने देखा कि उन्होंने मुझे भी आराम करने को कहा, तो मैंने उत्सुकता से उनकी तरफ देखा। क्या आपको कुछ और नहीं कहना था? रिचर्ड क्रेन ने मेरी तरफ देखा। मैं तुमसे उस हाईवे ढहने के बारे में पूछने वाला था। अगर तुम ना होते तो शायद मैंने कहा, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने मुझ पर भरोसा किया। मैंने बस इतना कहा था कि मैंने एक सपना देखा है और आप विश्वास करने को तैयार थे। अगर आपने विश्वास न किया होता और इसे सिर्फ बच्चे की बकवास समझकर खारिज कर दिया होता तो शायद आप इस आपदा से नहीं बच पाते। आप वाकई इस दुनिया में मेरे लिए सबसे अच्छे इंसान हैं। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के दौरान रिचर्ड क्रेन की सेहत में काफी सुधार हो चुका था। वो मुझे एग्जाम दिलाने खुद ड्राइव करके ले गए और स्कूल के गेट पर इंतजार भी किया। इत्तेफाक से ब्रैंडन उसी टेस्ट सेंटर पर था जहां मैं और डेरेक थे। जब वे पहुंचे तो उन्होंने गेट पर क्रेन परिवार की कार खड़ी देखी। मैं कार से उतरा और सेक्रेटरी यान मेरे बगल में खड़ी थीं। डेरेक ने तुरंत ब्रैंडन को कोहनी मारी, देखो, क्या वो नेथन नहीं है? वह फिर से उस बड़ी उम्र की औरत को अपने साथ एग्जाम दिलाने लाया है। स्कूल में हमेशा से ये अफवाहें थीं कि मुझे एक बड़ी उम्र की औरत ने पाल रखा है, बीइंग केप्ट, लेकिन मैंने कभी सफाई नहीं दी क्योंकि मैं सेलेस्ट के करीब था। लोग ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं करते थे। डेरेक ने अपना फोन निकाला और एक फोटो खींच ली। ब्रैंडन ने उसे देखा। तुम क्या कर रहे हो? डेरेक हंसा, सबूत रख रहा हूं, जाहिर है। एक बार सेलेस्ट इसे देख ले, फिर देखते हैं कि क्या वो नेथन के साथ रहती है या नहीं। भले ही वे सेलेस्ट के स्कूल में नहीं थे, पर कुछ साझा दोस्त तो सबके होते ही हैं। डेरेक ने फोटो खींचते ही भेज दी। कुछ ही देर में ये एम्बर के हाथों में पहुंच गई। एम्बर ने वो फोटो सेलेस्ट को भेजी। सेलेस्ट, चेक करो, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? सेलेस्ट ने एक नजर देखा और रिप्लाई किया, हाँ। एम्बर भी मेरे पिता की सेक्रेटरी से कभी नहीं मिली थी और वो आग बबूला थी। वो तुम्हारी पीठ पीछे फिर से उस औरत के साथ घूम रहा है। क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? ये सोचते हुए कि सेलेस्ट हमेशा से मेरे पीछे रही है और अब ऐसी फोटो घूम रही है, वो स्वाभाविक रूप से सेलेस्ट को अंधेरे में नहीं रहने देना चाहती थी। उसे पहले लगा था कि मेरे साथ गलत हो रहा है। सेलेस्ट ने फोटो देखी और एम्बर से पूछा, तुम्हें ये फोटो किसने भेजी? मैंने सुना है कि ये वेस्टब्रुक हाई से भेजी गई है। सेलेस्ट ने कहा, तो फिर पूरी डिटेल पता करो। जी सेलेस्ट। सेलेस्ट जो भी कहती एम्बर स्वाभाविक रूप से वैसा ही करती। 9 जून को स्कूल का ग्रेजुएशन सेरेमनी था। रिचर्ड क्रेन को अभिभावक प्रतिनिधि, पेरेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आमंत्रित किया गया था। मेरे सीनियर ईयर में मेरे ग्रेड्स में जबरदस्त सुधार हुआ था। इसके अलावा रिचर्ड क्रेन हमेशा स्कूल के गरीब छात्रों की मदद करते थे और लेकवुड में उनका एक रुतबा था। बाहर जाने से पहले मेरे पिता ने कई बार कपड़े बदले। नेथन, तुम्हें ये आउटफिट कैसा लग रहा है? मैंने बेबसी से कहा, डैड, आप बस एक पेरेंट मीटिंग में जा रहे हैं, क्या आपको इतना गंभीर होने की जरूरत है? मेरे पिता बोले, पर मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं कर सकता। तुम इतने शानदार, आउटस्टैंडिंग हो। मुझे वाकई तुम पर गर्व है। पहले जब टीचर्स उन्हें फोन करते थे तो हमेशा खराब ग्रेड्स और मुझे सुधारने के लिए होता था। अब वे कभी कभी मेरी तारीफ करने के लिए फोन करते थे, जो काफी असामान्य था। मैंने अपने पिता को इस तरह देखा, आपने इतने कपड़े बदले हैं, मुझे लगता है कि ये सभी अच्छे लग रहे हैं। रिचर्ड क्रेन ने कहा, ठीक है, तुम पहले चलो, मैं तैयार होकर आता हूं। मुझे लगता है कि मुझे अभी भी ये वाला बदल लेना चाहिए। ये कहकर वो फिर से कपड़े बदलने चले गए। मुझे अकेले ही पहले स्कूल जाना पड़ा। जैसे ही मैं पहुंचा, किसी ने मुझे देखा और उत्सुकता से पूछा, नेथन, क्या सेलेस्ट को पता है कि तुम्हें उस बड़ी उम्र की औरत ने पाल रखा है? मैंने उस लड़की की तरफ देखा जिसने ये कहा था। उनमें से कई लोग एक साथ खड़े होकर मेरा मजाक उड़ा रहे थे, जैसे भीड़ में होने से उन्हें सुरक्षा मिलेगी। मैंने उस लड़की की तरफ इशारा किया, यहां आओ। लड़की ने मेरी बात सुनी और कहा, क्या? मैं तो बस सच बोल रही हूं। वह औरत तुम्हें एग्जाम दिलाने ले गई थी। फोटो पूरे इंटरनेट पे है। क्या तुम इनकार करने वाले हो? साफ तौर पर किसी के टुकड़ों पर पल रहे हो, फिर भी रोज यंग मास्टर होने का नाटक करते हो। सरीना से रिश्ता खत्म करने के बाद से मैं यंग मास्टर वाली लाइफस्टाइल जी रहा था। बाकी क्लासमेट्स वाकई जलन, ग्रीन विद एनवी से भरे हुए थे। अब ये जानकर कि मुझे पाला जा रहा है और ग्रेजुएशन करीब होने की वजह से अब कोई दिखावा नहीं कर रहा था। मैंने कहा, वह मेरे पिता की सेक्रेटरी है। तुम लोगों का दिमाग वाकई बहुत गंदा है। सबने मेरी बात सुनी और सोचा कि मैं डींगे मार रहा हूं। पिता की सेक्रेटरी? जरूर।
अगर वो वाकई तुम्हारे पिता की सेक्रेटरी होती तो क्या तुम इतने समय तक सबको इस तरह बात करने देते बिना कोई सफाई दिए? मैं हंसा। तुम देखो, अब भी जब मैं समझा रहा हूं तुम लोग यकीन नहीं कर रहे हो। क्या मुझे अभी भी सफाई देने की जरूरत है? मुझे भैंस के आगे बीन बजाना, कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन पसंद नहीं है। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो जाकर सेरीना से पूछ लो, वो मेरी पारिवारिक स्थिति को सबसे अच्छी तरह जानती है। उस व्यक्ति ने कहा, सेरीना ने पहले ही कह दिया है कि वो औरत ही तुम्हें पाल रही है, क्या उसकी बात झूठी हो सकती है? मैं तुरंत सेरीना को ढूंढने गया। वो ब्रैंडन के साथ थी क्योंकि वे स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव थे। उन दोनों की परफॉर्मेंस भी थी। मुझे अंदर आते देख ब्रैंडन चिल्लाया, नेथन, कुछ दिन पहले टेस्ट सेंटर पर तुम्हें उस औरत के साथ देखकर। ब्रैंडन मुझे अपमानित होते देखने का इंतजार कर रहा था। पिछले कुछ दिनों से मेरे और उस औरत के बीच की बात को लेकर हर कोई मेरी पीठ पीछे बातें कर रहा था। ब्रैंडन ने मुझे देखा और तुरंत खुद को श्रेष्ठ सुपीरियर महसूस करने लगा। भले ही मेरे पास बहुत पैसा था, पर मैंने उसे खुद नहीं कमाया था। मैं इसके लिए अपना शरीर बेच रहा था। ये बात शायद अब तक सेलेस्ट तक भी पहुंच चुकी होगी। इस वक्त मुझे अंदर आते देख वो काफी अच्छे मूड में था और उसने मुझे ग्रीट किया, लेकिन मैं सेरीना को देख रहा था। क्या तुमने दूसरों से कहा कि मुझे पाला जा रहा है? सेरीना का चेहरा उतर गया। मैंने नहीं कहा, सब यही कह रहे हैं। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। मैं हंसा। तुमने नहीं कहा? बाहर लोग साफ तौर पर तुम्हारा नाम ले रहे हैं। क्या तुम उनके सामने चलकर उनका सामना करना चाहती हो? मेरे पिता तुम्हारे लिए कितने अच्छे रहे हैं। अगर उन्हें पता चला कि तुम स्कूल में मेरे बारे में ऐसी बदनामी स्लैंडर फैला रही हो तो क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी कॉलेज की पढ़ाई का खर्च उठाएंगे? कोई और होता तो बात अलग थी, लेकिन ये सेरीना थी, वो एहसान फरामोश अनग्रेटफुल लड़की। सेरीना को लगा कि उस पर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है और वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाई। सच में ये मैं नहीं थी। मैं पता लगाऊंगी कि क्या हुआ है। लेकिन नेथन, मैं वैसी इंसान नहीं हूं जैसा तुम कह रहे हो। मैंने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। उसने बस चीजों को साफ करने में मदद नहीं की थी, पर उसने मेरी बदनामी भी नहीं की थी। अचानक अपने सिर पर ये इल्जाम मढ़ा जाते देख सेरीना भी बहुत परेशान थी। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा, वरना बस देखते जाओ। मैंने ब्रैंडन की तरफ देखा। ब्रैंडन वहां ठंडे चेहरे के साथ खड़ा था। उसने बस मुझे ग्रीट किया था। अब वो कुछ नहीं बोला। मैंने भी उससे कोई मतलब नहीं रखा। जैसे ही मैं वहां से निकला, ब्रैंडन चलकर पास आया और सेरीना को देखने लगा। सेरीना शांत नहीं बैठ सकती थी। मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना होगा। उसने ये नहीं किया था और वो ये इल्जाम बिल्कुल नहीं सहने वाली थी। ब्रैंडन ने उसका रिएक्शन देखा और उसके पीछे हो लिया। उसने सेरीना को जाते हुए देखा और अभी अभी नेथन और उसके बीच हुई बातचीत को याद किया। मैंने कहा था कि वो इंसान मेरे पिता की सेक्रेटरी थी और सेरेना ने इसका खंडन नहीं किया था। यानी मेरे पाले जाने वाली बात भी झूठी थी। सेरीना पहले ही उस लड़की के पास पहुंच गई थी जिसने उसे इस बात का जरिया सोर्स बताया था। सेरीना, लड़की ने उसे देखकर शालीनता से कहा। सेरीना बोली, क्या तुमने कहा कि मैंने तुम्हें बताया था कि नेथन को कोई पाल रहा है? लड़की ने हैरानी से सेरीना को देखा। क्या तुमने ही नहीं कहा था? मैं उनके बगल में खड़ा होकर उपहास स्कॉफ करने लगा। सेरीना भी गुस्से में थी। मैंने तुम्हें कब बताया? उसका लहजा गिरते देख लड़की ने सफाई दी। डेरेक ने ये कहा था। उसने कहा, तुमने खुद उसे बताया था। डेरेक कहाँ है? सेरीना अब इसे खत्म करना चाहती थी। उसने वाकई ऐसी बातें कभी नहीं कही थीं। डेरेक उस वक्त कुछ क्लासमेट्स के साथ मेरी बुराई कर रहा था। सेरीना वहां पहुंची। डेरेक ब्यूटी क्वीन सेरीना को अपने और मेरे साथ खड़ा देख डेरेक ठिठक गया और पास आकर पूछा, क्या हुआ? सेरीना ने उसका सामना किया। क्या तुमने दूसरों से कहा कि मैंने कहा है कि नेथन को पाला जा रहा है? डेरेक बोला, क्या ये ऐसी बात नहीं है जो सबको पता है? सेरीना ने बात जारी रखी। मैं बस तुमसे ये पूछना चाहती हूं, क्या मैंने व्यक्तिगत रूप से पर्सनली तुम्हें बताया था? डेरेक ने अपना सिर हिलाया। नहीं। उसने मुझे देखा और तुरंत थोड़ा डर गया। क्या मैं यहां हंगामा करने आया था? सेरीना ने कहा, तो फिर तुमने लोगों से क्यों कहा कि मैंने तुम्हें बताया है? डेरेक बोला, क्या तुमने ब्रैंडन को नहीं बताया था? उसने मुझे बताया था। ब्रैंडन का ख्याल आते ही डेरेक की हिम्मत बढ़ गई। वो मेरे सामने भी पीछे नहीं हटा। ब्रैंडन भी उस वक्त वहीं था, है ना? ब्रैंडन, उसने सीढ़ियों पर खड़े ब्रैंडन की तरफ देखते हुए कहा। स्कूल में ब्रैंडन की साख अच्छी थी और वो कभी झूठ नहीं बोलता था। ये सोचकर कि ये ब्रैंडन ने कहा था, डेरेक को तुरंत और आत्मविश्वास महसूस हुआ। वह बस तथ्यों, फैक्ट्स को बता रहा था। मैं आखिर उसका क्या बिगाड़ लेता? वैसे भी डेरेक को अचानक खुद को इस मामले में घसीटते देख ब्रैंडन के चेहरे के भाव तुरंत पेचीदा हो गए। डेरेक का इस तरह उसे बीच में लाना, उसका क्या मतलब था? खासकर तब जब अभी अभी ब्रैंडन ने सेरीना के साथ मेरी बातचीत से अंदाजा लगा लिया था कि शायद वो गलत था। ब्रैंडन वाकई वहां से गायब हो जाना चाहता था, पर सेरीना पहले ही उसे देख रही थी।
सेरीना उसके पास गई और उसका सामना किया। क्या तुमने डेरेक से कहा कि नेथन के पाले जाने वाली बात मेरी तरफ से आई थी? ब्रैंडन ने सेरीना को कभी इतने गंभीर भाव में नहीं देखा था। यहां तक कि जब उनके बीच झगड़े होते थे तब भी वो इतनी नाराज नहीं हुई थी। सेरीना ने बेचैनी से जोर दिया, कुछ बोलो। मैं तुमसे पूछ रही हूं, क्या मैंने तुम्हें बताया था या नहीं? अगर रिचर्ड क्रेन को इस बारे में पता चला तो सेरीना ये इल्जाम बिल्कुल नहीं लेना चाहती थी। वो अभी भी अपनी कॉलेज की पढ़ाई के स्पॉन्सरशिप के लिए रिचर्ड क्रेन पर निर्भर थी। सबको अपनी तरफ देखते देख आखिरकार ब्रैंडन बोला और सेरीना से कहा, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। सेरीना ने उसे देखा, तुम्हारा क्या मतलब है? ब्रैंडन ने कहा, मैंने कभी डेरेक से नहीं कहा कि तुमने ये बात कही थी। ब्रैंडन की बात सुनकर डेरेक सन्न रह गया। क्या वो तुम नहीं थे? पहले जब भी ये बात निकलती थी उसने हमेशा ब्रैंडन के साथ इस पर चर्चा की थी। ब्रैंडन ने भी उस थ्योरी का पूरा समर्थन किया था कि मुझे एक बड़ी उम्र की औरत पाल रही है। ब्रैंडन ने डेरेक की तरफ देखा, मैंने तुमसे ऐसा कब कहा? सेरीना ने कहा था कि नेथन को एक बड़ी उम्र की औरत पाल रही है। डेरेक, ब्रैंडन और फिर सेरीना की तरफ देखने लगा। वो हकलाने लगा। जब डेरेक हकला रहा था ब्रैंडन फिर से बोला, वैसे भी क्या तुम ही हमेशा नहीं कहती थी कि नेथन को पाला जा रहा है? अगर तुमने बार बार ये नहीं कहा होता तो मैं भी बेवकूफ नहीं बनता। तुम ही हमेशा ऑनलाइन इसके बारे में पोस्ट करती रहती हो, है ना? और तुमने ही नेथन की उस औरत के साथ फोटो ली थी और कहा था कि तुम इसे ईस्टब्रुक हाई के ग्रुप में भेजना चाहती हो ताकि सेलेस्ट देख सके। लेकिन ब्रैंडन खुद को उसके साथ डूबने नहीं दे सकता था। सारी बुरी चीजें डेरेक ने की थीं। उससे उसका क्या लेना देना? डेरेक ने ब्रैंडन की तरफ देखा और पलटवार किया, ये सच नहीं है। अगर तुम नहीं होते तो मैं ये सब नहीं करता। उसने हमेशा ब्रैंडन को अपना सबसे अच्छा दोस्त माना था, इसलिए चाहे जो भी हो वो हमेशा ब्रैंडन के लिए सबसे पहले खड़ी होती थी। पर अब ब्रैंडन किसी भी बात को नहीं मान रहा था। सारा इल्जाम अकेले उस पर डाल रहा था। ब्रैंडन कड़वाहट भरी मुस्कान हंसा, जैसे उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ हो। तुम्हारी अपनी कैरेक्टर की समस्या है। तुम्हें क्लासमेट्स की पीठ पीछे बातें करना अच्छा लगता है। अब जब कुछ हुआ है तो तुम मुझे भी अपने साथ घसीटना चाहती हो डेरेक? हम इतने समय से दोस्त हैं। मुझे अब जाकर पता चल रहा है कि तुम किस तरह की इंसान हो। डेरेक को उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह सफेद झूठ बोल देगा। नहीं ब्रैंडन, तुम। पास खड़े क्लासमेट्स ने देखा कि डेरेक अभी भी बहस करने की कोशिश कर रहा है। सब उसे डांटने लगे। बस करो, ब्रैंडन तुम्हारे लिए कितना अच्छा रहा है। पिछली बार जब तुम्हें लगभग स्कूल से निकाला जाने वाला था तो उसी ने तुम्हारे लिए गुजारिश की थी। अब तुम उसे भी अपने साथ घसीटना चाहती हो। सारा इल्जाम उसके सिर मढ़ रही हो। तुम जैसा कोई कैसे हो सकता है? आस्तीन का सांप जिसके दिल में जहर भरा है। सबको एक एक करके डेरेक को डांटते और ब्रैंडन को इससे अलग करते देख मैंने ब्रैंडन की तरफ देखा। अभी भी वो बिल्कुल मासूम लग रहा था, पर वो हमेशा से ऐसा ही था। हर बार जब कुछ होता वो हमेशा सबसे मासूम ही दिखता था। डेरेक सबकी डांट बर्दाश्त नहीं कर पाया और सीधे बाहर भाग गया। सेरीना ने मेरी तरफ देखा और कहा, तुमने खुद देख लिया। ये मैंने नहीं कहा था। क्या तुम इस जवाब से संतुष्ट हो? मैं हंसा। तुम्हें लगता है कि मैं संतुष्ट हो सकता हूं? सेरीना बोली, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें एक जवाब चाहिए था। अब तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया है। ऑनलाइन पोस्ट भी डेरेक ने ही डाली थी। वैसे भी मैंने ये नहीं किया, तो मुझे फंसाने के बारे में सोचना भी मत। तुम्हारे पिता के सामने भी मैं ये बात साफ कर दूंगी। इस मोड़ पर ब्रैंडन भी चलकर पास आया और मुझसे कहने लगा, नेथन, ये सब मेरी गलती है। मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। मैंने उसे उत्सुकता से देखा। ओह, वाकई? क्या उसे पता भी था कि माफी क्या होती है? डेरेक के साथ उसके इतने अच्छे संबंध थे, उसने उसके लिए इतने काम किए और वो उसे इतनी आसानी से धोखा दे सकता था। वाकई प्रभावशाली था। ब्रैंडन बोला, ये सब मेरी गलती है। पहले जब डेरेक वो सब कह रही थी, मैं उसे ऑनलाइन पोस्ट करने से नहीं रोक पाया। मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला। मैं उससे कहने वाला था कि इसे डिलीट कर दे, पर वो बहुत जिद्दी थी। अगर तुम मुझसे नफरत भी करो तो मैं उसे स्वीकार करूंगा। मैं मजाक उड़ाते हुए हंसा। तो तुम कह रहे हो कि वाकई इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है? उसने सच में अपने हाथ पूरी तरह साफ कर लिए थे। ब्रैंडन ने आह भरी। भले ही मेरा इससे कोई लेना देना ना हो, पर आखिर डेरेक मेरी दोस्त है। मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगता हूं। उसे एक और मौका दो। मैंने उसके मासूम चेहरे को देखा। ब्रैंडन, मुझे यकीन नहीं है कि इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। ब्रैंडन ने अपना सिर झुका लिया। उसके चेहरे पर अपराध बोध, गिल्ट का एक निशान तक नहीं था। मैं समझ सकता हूं अगर तुम मुझ पर यकीन न करो। अगर कोई मेरे बारे में ऐसी बात करता तो मुझे भी बहुत गुस्सा आता। बस तुम सेरेना को गलत मत समझना, उतना ही काफी है। उसने ये सेरेना की तरफ देखते हुए कहा, जैसे सब कुछ उसकी भलाई के लिए कर रहा हो।
सेरीना ने ब्रैंडन को अपनी तरफ देखते देखा और उसे याद आया कि जब पहले वे मेरे पाले जाने की बात कर रहे थे तो उसने उन्हें कभी नहीं रोका था, और अब जब कुछ हुआ तो ब्रैंडन उसे बचा रहा था, जिससे सेरीना का दिल थोड़ा पिघल गया। उसने मुझसे कहा, मामले की जांच हो गई है, अगर तुम्हें डेरेक से दिक्कत है तो ठीक है, पर ब्रैंडन बेगुनाह है, तुम इस बारे में इतने तर्कहीन अनरीजनेबल नहीं हो सकते, है ना? उसका बचाव करने वाला रवैया बिल्कुल साफ था। जैसे ही सेरीना बोली, दूसरे लोगों ने भी मेरी आलोचना शुरू कर दी। सही बात है, इस मामले का ब्रैंडन या सेरीना से कोई लेना देना नहीं है। नेथन, इतने संकीर्ण पेटी मत बनो, हम सब सहपाठी हैं। आजकल लोग पाखंडी होने में वाकई बहुत माहिर हैं। मैंने सबको ब्रैंडन की तरफदारी करते देखा और इन बेवकूफ़ों से उलझने की जहमत नहीं उठाई। ब्रैंडन ने मुझसे कहा, अगर और कुछ नहीं है तो हम रिहर्सल जारी रखेंगे। ये कहकर उसने सेरीना की तरफ देखा। चलो। वे दोनों चले गए और मैं अकेला रह गया। मैं मुड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जैसे ही मैं बाहर निकला, मैंने अपने पिता को प्रिंसिपल के साथ आते देखा। मिस्टर वेल्स भी वहां थे। वो रिचर्ड क्रेन के बगल में किसी बॉडीगार्ड की तरह चल रहे थे। मैं खुद से पिता के पास नहीं गया। मैं आसपास घूम रहा था, तभी एक क्लासमेट दिखा और मैंने पूछा, क्या तुमने डेरेक को देखा है? क्लासमेट ने कहा, कोई उसे पहले ढूंढ रहा था, वो बाहर गई है। मैंने सुना है कि वो ईस्टब्रुक हाई का कोई था। मैं गेट तक गया था, पर वो दिखी नहीं तो छोड़ो। जब ग्रेजुएशन सेरेमनी शुरू हुई तब भी डेरेक वापस नहीं आई थी। मैं अपनी सीट पर बैठा अपने पिता को स्टेज पर जाते देख रहा था। उन्होंने सूट पहना था और वे बहुत प्रतिष्ठित, डिस्टिंग्विश्ड लग रहे थे। आदरणीय स्कूल लीडर, शिक्षकगण और प्यारे छात्रों, शुभ संध्या। मैं नेथन का पिता रिचर्ड क्रेन हूं। जैसे ही रिचर्ड क्रेन ने बोलना शुरू किया, सब दंग रह गए। रिचर्ड क्रेन ने अपनी बात जारी रखी। शायद आपने पहले मेरा नाम न सुना हो, लेकिन मुझे यकीन है कि हर कोई लेकवुड स्प्रिंग वाटर के बारे में जानता है। आज यहां खड़ा होना मेरी अपनी वजह से नहीं, बल्कि मेरे बेटे की वजह से है। पिछले 1 साल में उसने बहुत मेहनत की है और उसके ग्रेड्स में जबरदस्त सुधार हुआ है। लेकवुड स्प्रिंग वाटर शहर का एक बड़ा ब्रांड था। हर कोई इससे अच्छी तरह वाकिफ था। तो पता चला कि मेरे पिता लेकवुड स्प्रिंग वाटर के मालिक थे। पहले उन्हें लगा था कि मुझे वाकई पाला जा रहा है। ब्रैंडन पास ही बैठा था। उसके माता पिता भी आज आए थे, पर क्योंकि उसके माता पिता कोई मशहूर लोग नहीं थे, इसलिए अंत में अभिभावक प्रतिनिधि मेरे पिता ही बने। स्टेज पर उस शालीन व्यक्ति को देखने और फिर अपने बगल में बैठे मुझे देखने के बाद ब्रैंडन ने पहली बार उस अंतर गैप को महसूस किया। मैं वाकई एक यंग मास्टर था जिसे कोई पाल नहीं रहा था। रिचर्ड क्रेन का भाषण खत्म होने के बाद हेज, ब्रैंडन के माता पिता खड़े हो गए और रिचर्ड क्रेन की तरफ बढ़ने लगे, जो अभी अभी स्टेज से उतरे थे। मिस्टर क्रेन, नमस्ते। आपसे मिलकर खुशी हुई। ब्रैंडन इतने समय से स्कूल में था और उन्हें पता ही नहीं था कि स्कूल में शहर के सबसे अमीर आदमी का बेटा भी पढ़ता है। अगर उन्हें पहले पता होता तो उन्होंने पक्का अपने बेटे से अच्छे संबंध बनाने को कहा होता। रिचर्ड क्रेन पहले स्कूल बहुत कम आते थे। कभी कभी मेरी पेरेंट मीटिंग्स के लिए उनकी सेक्रेटरी ही आती थी, इसलिए बहुत से माता पिता उनसे कभी नहीं मिले थे। अपने माता पिता को इस तरह विनम्र होते देख ब्रैंडन ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। हालांकि वो अंदर से थोड़ा नाखुश था, पर वो ये भी जानता था कि उसके और मेरे बीच का अंतर जमीन आसमान का था। मिसेस हेज ने ब्रैंडन को पास आते देखा। बेटा, यहां आओ। उन्होंने हाथ हिलाकर ब्रैंडन को बुलाया। ब्रैंडन पास आया। डैड, मॉम, मिस्टर हेज ने उत्साह से रिचर्ड क्रेन से कहा। मिस्टर क्रेन, ये हमारा बेटा है। इसका नाम ब्रैंडन हेज है। स्कूल में इसके ग्रेड्स हमेशा बेहतरीन रहे हैं। अगर कभी आपकी कंपनी में काम करने का मौका मिले तो ये बहुत शानदार होगा। रिचर्ड क्रेन ने शिष्टता से जवाब दिया। मैं अपने पिता के बगल में खड़ा होकर ब्रैंडन को देख रहा था। ये साफ था कि वो इस तरह सामाजिक मेलजोल, सोशलाइज में घसीटे जाना नहीं चाहता था, पर फिर भी ब्रैंडन ने अपने माता पिता का साथ दिया। उसके माता पिता भी वैसे ही लग रहे थे, जो बातें बनाने में बहुत माहिर हों, बिल्कुल ब्रैंडन की तरह। तभी मिस्टर वेल्स भी वहां आ गए, सेरीना को साथ लेकर। उन्होंने रिचर्ड क्रेन से कहा, मिस्टर क्रेन, ये मेरी बेटी सेरीना है। पिछले कुछ दिनों में आपके द्वारा किए गए ख्याल के लिए शुक्रिया। इसे वो हमेशा याद रहता है। जब वो लेकवुड ग्रुप ज्वाइन करेगी तो वो पक्का आपके लिए कड़ी मेहनत करेगी। इसके अलावा उसके और यंग मास्टर नेथन के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। अब वे ग्रेजुएट भी हो गए हैं। जब भी मौका मिले, इतने सारे माता पिता के सामने पहले उनकी सगाई, एंगेजमेंट करवा देते हैं। मिस्टर वेल्स अपनी बेटी का रिश्ता पक्का करने के लिए बहुत उतावले थे। क्या आपको लगता है कि नेथन के पिता सेरीना और नेथन के रिश्ते को लेकर मिस्टर वेल्स की बात मान लेंगे? सेरीना ने अपने पिता की बात सुनी और उसकी भौहें तन गईं। पास ही खड़े ब्रैंडन के माता पिता, जो पहले सेरीना की खूबसूरती और उसके अच्छे ग्रेड्स की वजह से उसे ब्रैंडन के लिए एक अच्छी पसंद मान रहे थे, अब दंग रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो शहर के सबसे अमीर परिवार की होने वाली बहू है
अब उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वे कोई और बात करें। रिचर्ड क्रेन ने जब मिस्टर वेल्स के मुंह से सगाई की बात सुनी तो वे तुरंत बोले, सगाई के लिए अभी बहुत जल्दी है, बच्चे अभी छोटे हैं, इन चीजों के बारे में सोचने की कोई हड़बड़ी नहीं है। मिस्टर वेल्स उत्साह में बोले, छोटे? कहाँ के छोटे? अगले 2-3 सालों में तो ये सीधे शादी रजिस्टर कराने जा सकते हैं। मैंने उनकी तरफ देखा और दो टूक शब्दों में कहा, मिस्टर वेल्स, मुझे सेरीना में कोई दिलचस्पी नहीं है और मैं उससे सगाई तो बिल्कुल नहीं करने वाला। वैसे भी उसका पहले से ही कोई पसंदीदा इंसान है। ये सुनकर मिस्टर वेल्स सन्न रह गए। उन्हें पता था कि मेरा इशारा ब्रैंडन की तरफ है, पर उनके लिए ब्रैंडन उनके दामाद बनने के लायक कहाँ था। उन्होंने तुरंत इनकार किया। यह कैसे मुमकिन है? ये लड़की स्कूल में डेट नहीं कर सकती, इसका पूरा ध्यान पढ़ाई पर है नाथान। तुम्हारे अलावा ये किसी और लड़के को पसंद नहीं करती, है ना? आखिरी शब्द उन्होंने सेरीना की तरफ घूरते हुए कहे, मानो उसे समझदार होने की चेतावनी दे रहे हों। सेरीना ने अपने पिता की बात सुनी और मेरी तरफ देखा। पिछली कड़वाहटों को याद करते हुए उसने खुद को रोका और अपने पिता से कहा, डैड, क्या आप नहीं देख रहे कि ये कैसा मौका है? क्या यहाँ ऐसी बातें करना शोभा देता है? लेकिन मिस्टर वेल्स तो किसी को बाहरी समझ ही नहीं रहे थे। कैसा मौका? हम और मिस्टर क्रेन सब एक ही परिवार हैं। तुम तो हमेशा क्रेन हाउस में ही रहती थी, अब मिस्टर क्रेन ने मुझे नौकरी भी दी है। तुम्हें नेथन से शादी करने के लिए कहना क्या तुम्हें गलत लग रहा है? सेरीना का सारा आत्मविश्वास और गरिमा डिग्निटी खत्म हो गई। अब तक सब मेरी पहचान पर शक करते थे और सेरीना की सुंदरता के कायल थे। उन्हें लगता था कि अगर मैं यंग मास्टर भी हूं तो भी मैं उसके लायक नहीं हूं। पर अब मिस्टर वेल्स की बातों ने उसे सबके सामने नीचा दिखा दिया था। किसी ने नहीं सोचा था कि ब्यूटी क्वीन सेरीना के पिता ऐसे होंगे जो अपनी बेटी को अमीर घर में भेजने के लिए इतने उतावले, डेस्परेट होंगे। मैंने अब और भी रूखेपन से कहा, मिस्टर वेल्स, हमारे स्कूल में हर कोई जानता है कि सेरीना का बॉयफ्रेंड ब्रैंडन है। ऐसी बातें उन्हें दुखी करेंगी। अगर मैं ये साफ नहीं करता तो लोग अभी भी यही सोचते कि मैं सेरीना के साथ हूं। ब्रैंडन के माता पिता ने ये सुना और अपने बेटे की तरफ देखा। ब्रैंडन ने अपने होंठ भींचे और मुझे देखा। वो समझ गया था कि मैं ये सब जानबूझकर कर रहा हूं। रिचर्ड क्रेन ने मौके का फायदा उठाते हुए मिस्टर वेल्स से कहा, देखिए, बच्चों की अपनी पसंद होती है, हमें उनके मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। पर मिस्टर वेल्स हार मानने को तैयार नहीं थे। ये पक्का कोई गलतफहमी है। वैसे भी नाथन वाकई सेरेना को पसंद करता है। मेरी बेटी ऐसे वैसे लड़कों, रैंडम बॉयज के साथ नहीं रहेगी। ये कहते हुए उन्होंने जानबूझकर ब्रैंडन की तरफ तिरस्कार, कंटेम्पचुअस से देखा। हेज परिवार की आर्थिक स्थिति उन्हें अच्छी नहीं लग रही थी और वो सिर्फ अमीर दामाद चाहते थे। अब मिस्टर हेज का सब्र टूट गया। ये बात करने का कौन सा तरीका है? कौन ऐसे वैसे लड़के? मिस्टर वेल्स ने उकसाते हुए कहा, मैं तुम्हारे बेटे की बात कर रहा हूं। तो क्या मुझे मारोगे? वो पूरी तरह बेशर्मी पर उतर आए थे। बेचारे मिस्टर हेज एक साधारण इंसान थे। इस उकसावे से उनका खून खौल उठा। माहौल बिगड़ता देख रिचर्ड क्रेन को बोलना पड़ा, मिस्टर वेल्स। मिस्टर वेल्स ने रिचर्ड क्रेन की तरफ देखा। मिस्टर क्रेन, मेरी बेटी उनके बेटे से शादी नहीं कर सकती। सेरीना सिर्फ नेथन को पसंद करती है। आप इस बारे में बेफिक्र रह सकते हैं। रिचर्ड क्रेन बोले, वो एक भला नौजवान है, आप उसके बारे में ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? उनसे माफी मांगिए। रिचर्ड क्रेन के सख्त तेवर देख मिस्टर वेल्स की हिम्मत नहीं हुई उन्हें नाराज करने की। सॉरी, उन्होंने बेदिली से हेज परिवार से एक शब्द कहा। आसपास के लोग ये सब देख रहे थे। मिस्टर क्रेन कितने दयालु हैं, वो ब्रैंडन को बचा रहे हैं। वाकई बड़े आदमी हैं, क्लास है उनमें। पर सेरीना के पिता इतने नासमझ, टैक्टलेस क्यों हैं? जहां लोग रिचर्ड क्रेन की तारीफ कर रहे थे, वहीं मिस्टर वेल्स की बुराई करने से खुद को रोक नहीं पाए। पर मिस्टर वेल्स को अपनी हरकत पर जरा भी शर्मिंदगी नहीं थी। रिचर्ड क्रेन ने देखा कि मिस्टर वेल्स ने माफी मांग ली है तो उन्होंने बात खत्म की। वैसे भी दोनों बच्चों के बीच अच्छे संबंध हैं। एक पिता होने के नाते यहां तमाशा मत कीजिए। अपनी बेटी के बारे में थोड़ा सोचिए। जहां तक मेरे बेटे नेथन की बात है, उसका रिश्ता पहले से ही किसी के साथ तय होने वाला है। मैंने भी साथ दिया। सही कहा डैड। मिस्टर वेल्स, मेरी पसंद पहले से ही कोई और है। बस सेरीना और ब्रैंडन को साथ में खुश रहने दीजिए। रिचर्ड क्रेन ने अपनी घड़ी देखी। अब हमें घर चलना चाहिए। मैं अपने पिता के साथ ऑडिटोरियम से बाहर निकल गया। मिस्टर वेल्स, इस डर से कि सेरीना फिर से ब्रैंडन से ना मिल ले, उसे तुरंत वहां से ले गए। सेरीना पूरी तरह टूट चुकी थी। स्कूल में बनाई उसकी सारी साख इमेज उसके पिता ने एक पल में मिट्टी में मिला दी थी। वो महसूस कर पा रही थी कि अब लोगों के उसे देखने का नजरिया पहले जैसा नहीं रहा। मैंने स्कूल के बाहर अपने पिता को कार तक छोड़ा और फिर से सेलेस्ट की कार देखी। मैंने पिता से कहा, डैड, आप पहले चलिए। रिचर्ड क्रेन ने हिचकिचाते हुए पूछा, तुम साथ नहीं आ रहे? इतनी रात हो गई है। मैंने उन्हें कार में बिठाते हुए कहा, आप जाइए डैड, मैं बाद में खुद आ जाऊंगा। सेक्रेटरी यान बोली, शायद मैंने अभी मिस सेलेस्ट की कार देखी है। ये सुनते ही रिचर्ड क्रेन सब समझ गए और बेबसी से हाथ हिलाकर चले गए।
कार में बैठते हुए उन्होंने आह भरी, मेरा बेटा वाकई बड़ा हो गया है। सेक्रेटरी यान ने मुस्कुराते हुए कहा, नेथन अब 18 का होने वाला है, आप अब निश्चिंत रह सकते हैं। पिता के जाने के बाद मैं पीछे खड़ी कार के पास गया, दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ गया। मैंने देखा कि सेलेस्ट सीट पर पीछे झुककर आंखें बंद किए आराम कर रही थीं। मैं उसके बगल में बैठ गया। कुछ पल बाद उसने आंखें खोलीं और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ मुझे देखा। तुम कब आए? यहां पहुंचने में 4 घंटे 27 मिनट और 46 सेकंड लग गए। कुछ कहा भी नहीं, मैंने बस पलक झपकाई और मुझे यहां आए काफी समय हो गया था। सेलेस्ट ने मेरी तरफ देखा और पूछा, ग्रेजुएशन सेरेमनी कैसी रही? मैंने कहा, काफी अच्छी थी। मेरे पिता के आने से उन सभी लोगों के मुंह बंद हो गए थे जो मेरे बारे में अफवाहें फैलाते थे कि मुझे किसी ने पाल रखा है। इसलिए मैं भी बहुत अच्छे मूड में था। पहले मुझे परवाह नहीं थी कि वे क्या कहते हैं, वैसे भी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। मैंने सेलेस्ट से कहा, आज मेरे पिता आए थे। सेलेस्ट ने सिर हिलाया। मैंने बात जारी रखी, पहले वे हमेशा कहते थे कि मुझे पाला गया है। मेरे पिता के साथ उनकी सेक्रेटरी को देखकर उन्होंने बात करना बंद कर दिया। सेलेस्ट ने हैरानी से पूछा, बस क्या? मैंने अपनी आंखें झुका लीं। मुझे नहीं पता था कि डेरेक क्या करने गई थी। वो और ब्रैंडन अच्छे दोस्त थे। फिर भी ब्रैंडन ने उसकी पीठ में छुरा घोंपा। मैं देखना चाहता था कि अब वो क्या सोच रही है। पहले उसने ब्रैंडन के लिए दिन रात एक कर दिया था, जिससे मेरे लिए हर तरह की मुसीबतें खड़ी हुईं। उस समय उसने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि उसका अंत ऐसा होगा। सेलेस्ट ने अपना सिर झुकाया। तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? मैंने समझाया, ऑनलाइन पोस्ट उसी ने डाली थी। मैं देखना चाहता हूं कि वो उन्हें कब डिलीट करेगी। उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। हालांकि ब्रैंडन ने उसे बुरी तरह धोखा दिया था, फिर भी मैं उसे भागने नहीं दे सकता था। ये सुनने के बाद सेलेस्ट ने ड्राइवर से कहा, गाड़ी चलाओ। ड्राइवर ने सिर हिलाया। जी हाँ। जल्द ही ड्राइवर ने नदी के किनारे गाड़ी रोक दी। मैंने बाहर देखा। तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? ये एक इंडस्ट्रियल एरिया था, अभी आसपास कोई नहीं था। सेलेस्ट कार से बाहर निकली। मैं भी पीछे पीछे चला। जल्द ही कोई चलकर आया। सेलेस्ट, मैंने अपने सामने एम्बर को आते देखा। तुम यहाँ क्यों हो? नेथन, क्या तुम्हें नहीं पता? पहले किसी ने तुम्हारी फोटो ली और हमारे स्कूल भेज दी। कहा कि तुम्हें एक बड़ी उम्र की महिला ने पाल रखा है। मैंने बेबसी से कहा, मुझे पता है। ब्रैंडन ने आज मुझे बताया। उम्मीद नहीं थी कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स के दौरान भी उनके पास इन सब चीज़ों के लिए समय होगा। मैंने एम्बर से पूछा, क्या तुम्हारे पास अभी भी वो फोटो है? एम्बर ने अपना फ़ोन ऊपर किया। हाँ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। उसने फ़ोटो खोली। मैंने फ़ोन पर अपनी और अपने पिता की सेक्रेटरी की फ़ोटो देखी और बेबसी से हंस पड़ा। उनके दिमाग में ज़रूर कोई समस्या है। अगर मुझे सच में पाला गया होता तो क्या मैं उन्हें अपने एग्ज़ाम के लिए ले जाने देता? यह सब इसलिए था क्योंकि मेरे पिता की सेक्रेटरी बहुत सुंदर थी, इसलिए बाहर वालों ने बहुत ज़्यादा सोच लिया। एम्बर ने मेरी तरफ देखा। यह तुम्हारे पिता की सेक्रेटरी है। मैंने एम्बर की तरफ देखा। और क्या तुम्हें भी लगा कि मुझे पाला गया है? ये याद करते हुए कि कैसे पहले उसने सेलेस्ट को फोटो भेजी थी। एम्बर ने अपराधी भाव से सेलेस्ट की ओर देखा। सेलेस्ट ने उसे ये क्यों नहीं बताया था कि ये नेथन के पिता की सेक्रेटरी है? कोई आश्चर्य नहीं कि फोटो देखते ही उसने उसे जांच करने के लिए कहा था। एम्बर ने जल्दी से इसकी भरपाई करने की कोशिश की। नेथन, ये बात छोड़ो। हमें पहले ही पता चल गया है कि फोटो किसने ली थी। ये डेरेक थी जिसने इसे ऑनलाइन पोस्ट किया था। एम्बर ने ये कहा और बाहर चली गई। जल्द ही किसी को लाया गया। डेरेक, जिसे पूरी शाम से ढूंढा जा रहा था, उसे 2 मजबूत औरतें पकड़कर लाईं। उसके बाल और कपड़े सब गीले थे, जैसे उसे अभी अभी पानी से निकाला गया हो। मुझे देखकर डेरेक ने सीधे मेरी तरफ आने की कोशिश की। नेथन, तभी एम्बर ने ठंडक से चिल्लाकर कहा, जहां हो वहीं रुको। डेरेक ने ये नज़ारा देखा और सीधे घास पर घुटनों के बल बैठ गई। मुझसे कहने लगी, नेथन, मुझे पता है कि मैं गलत थी, कृपया मुझे जाने दो। मैं दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगी। मैंने उसे इतना डरा हुआ देखा और एम्बर की तरफ देखा। तुम लोगों ने क्या किया? उसे इस तरह डरा दिया? एम्बर उपहास से हंसी। पहले तो उसने मानने से इनकार कर दिया था। जब मैंने कहा कि मैं उसे मछलियों को खिलाने के लिए नदी में फेंक दूंगी तो उसने आखिरकार कबूल कर लिया। एम्बर चलकर आई और मुझसे बोली, नाथन, ये वाकई बहुत शातिर है। ये तुम्हें ऑनलाइन बदनाम करने के लिए हमेशा फेक अकाउंट्स बनाती रहती है। तुम्हारे बारे में उसने जो पोस्ट डाली थी उनमें से कई अकाउंट्स उसके फेक थे। उसने हमारे स्कूल में भी फोटो भेजी ताकि तुम्हारे और सेलेस्ट के बीच का रिश्ता टूट जाए। अच्छा हुआ कि मैं इसमें नहीं फंसी। सेलेस्ट ने एम्बर की तरफ देखा। ओह वाकई। एम्बर को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बात बदलते हुए मुझसे कहा, नाथन, तुम उसके साथ क्या करने का प्लान बना रहे हो? मैंने डेरेक की तरफ देखा।
डेरेक ने मुझे देखते हुए जल्दी से अपना सिर झुका लिया। कांपते हुए उसने कहा, मैं सच में जानती हूं कि मैं गलत थी। पहले मैं बस ब्रैंडन के आदेशों का पालन कर रही थी। नेथन, मेरा विश्वास करो, वो सच में ब्रैंडन था। वो अच्छा इंसान नहीं है। पहले जब तुम्हारी माँ तुम्हें लेने स्कूल आई थी, तब भी ब्रैंडन ने ही कहा था कि तुम दोनों के बीच का रिश्ता नॉर्मल नहीं है। डेरेक ने पूरी शाम इसके बारे में सोचा था और उसे एहसास हुआ कि ब्रैंडन ने उसे जाल में फंसाया था, क्योंकि ब्रैंडन एक्टिंग करने में बहुत माहिर था। इसलिए उसने ब्रैंडन को अपना सबसे अच्छा दोस्त माना था। उसे उम्मीद नहीं थी कि अंत में उसे ही कुर्बान कर दिया जाएगा। ब्रैंडन अभी भी साफ बच सकता था। अब सारा दोष उसके सिर मढ़ दिया गया था। वो तो एक बात थी, लेकिन हर कोई उसे गाली भी दे रहा था। अगर वो ब्रैंडन पर आरोप लगाने के लिए सामने भी आती, तो हर कोई यही सोचता कि वो ब्रैंडन को भी अपने साथ नीचे खींचने की कोशिश कर रही है। ब्रैंडन वाकई में इतना दयालु व्यक्ति था। मैंने डेरेक को इस तरह देखा, खुद के पुराने दिनों को याद किए बिना नहीं रह सका। शायद पहले सरीना और ब्रैंडन की नज़रों में मैं भी उतना ही बेवकूफ़ था। मैंने डेरेक से कहा, पहले स्कूल वापस जाओ। डेरेक ने लाल आंखों से मेरी तरफ देखा। उसे जैसे कोई उम्मीद दिखी। तो तुम मुझे जाने दे रहे हो? मैं हल्का सा मुस्कुराया। तुम्हें जाने दे रहा हूं? मैंने तुम्हें एक बार पहले भी जाने दिया था। क्या तुमने तब कोई सबक सीखा? मैंने उसे कुछ नहीं समझाया, बस एम्बर से कहा, उसे पहले जाने दो। उन दो महिलाओं ने मेरी बात सुनी और पीछे हट गईं। एम्बर ने मुझे उसे इस तरह छोड़ते देखा। वो तैयार नहीं थी। नेथन, क्या मुझे उसे पीटना चाहिए या बस मछलियों को खिलाने के लिए नदी में फेंक देना चाहिए? इस तरह के कचरे का इस दुनिया में कोई वजूद नहीं होना चाहिए। मैंने एम्बर की तरफ देखा। क्या तुम इस तरह के किसी इंसान के लिए अपना भविष्य दांव पर लगाना चाहती हो? एम्बर ने मेरी बात सुनी। वो अभी भी गुस्से में थी। लेकिन हम उसे ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकते, है ना? अब तक डेरेक भाग चुकी थी। मैंने उसकी आकृति को अंधेरे में गायब होते देखा। मैंने पहले ही पुलिस को फोन कर दिया है। उन्हें इसे संभालने दो। डेरेक के जाने के बाद मैंने एम्बर और सेलेस्ट की तरफ देखा, जो मेरी खातिर इतनी दूर आई थीं। क्या तुम दोनों ने खाना खा लिया है? चलो मैं तुम्हें ट्रीट देता हूं। सेलेस्ट ने स्वाभाविक रूप से मेरी बात मान ली। एम्बर उत्साहित थी। क्या मैं भी आ सकती हूं? मैं मुस्कुराया। साथ चलो। ग्रेजुएशन कभी कभी ही होता है। हमें थोड़ा जश्न मनाना चाहिए। पास ही एक बारबेक्यू रेस्टोरेंट ढूंढकर मैंने कई पाउंड क्रॉफिश ऑर्डर की। एम्बर ने भी मुझसे कोई औपचारिकता नहीं दिखाई। उसने स्कूल से अपनी टीम के साथियों को भी बुला लिया। यह सुनकर कि कोई ट्रीट दे रहा है, हर कोई स्वाभाविक रूप से खुश था। मैं सेलेस्ट के बगल में बैठकर पी रहा था। अपने हाथ पर अपनी ठुड्डी टिकाए हुए मैंने सेलेस्ट से पूछा, सेलेस्ट, तुम नहीं पी रही हो? सेलेस्ट के सामने पानी की एक बोतल थी, वो पी नहीं रही थी। मैंने बात जारी रखी, तुम्हारे दोस्त पीते हुए काफी मजे कर रहे हैं। मैंने उनकी तरफ देखा और अचानक कहा, तुम्हारे दोस्तों की फिगर बहुत अच्छी है। सेलेस्ट ने मुझे बोलते सुना और मेरी तरफ मुड़कर देखा, मेरा तारीफ भरा चेहरा देखते हुए। मैंने अभी अभी उनकी तारीफ खत्म की थी। जब मैंने सेलेस्ट को मुझे घूरते हुए देखा, तो मैंने मन ही मन सोचा, मैं तो गया। मैंने गलती से अपने विचार जोर से बोल दिए थे। सेलेस्ट मुझे घूर रही थी। उसकी आवाज में कड़वाहट थी जब उसने पुकारा, नथन। सेलेस्ट शायद ही कभी मेरा नाम इस तरह लेती थी। मैंने इस लड़की की तरफ देखा। मैं यहां हूं। वह मेरी चमकती आंखों को घूरती रही। सेलेस्ट ने मेरी बात सुनी, अपना हाथ बढ़ाया और सीधे मेरी आंखें ढक लीं। मेरे कान के पास एक ठंडी आवाज सुनाई दी, तुम क्या देख रहे हो? एम्बर से ये नज़ारा नहीं छूटा, खासकर इसलिए क्योंकि मेरे सामने सेलेस्ट हमेशा बहुत रिजर्व रहती थी। अब सेलेस्ट को किसी की आंखें ढकते हुए देखकर वो बोल पड़ी, सेलेस्ट, तुम क्या कर रही हो? सेलेस्ट का चेहरा काला पड़ गया। अपनी जैकेट पहन लो। एम्बर और बाकी सब ने सेलेस्ट के गंभीर हाव भाव देखे और जल्दी से अपनी जैकेट पहन ली। तभी सेलेस्ट ने मुझे छोड़ा। उसने मेरी तरफ देखा। क्या तुम्हारा खाना हो गया? मैंने अपना पेट सहलाया। हाँ, सोडा की 2 केन पी ली और ढेर सारी क्रॉफिश खा ली। अब और नहीं खाना चाहता। सेलेस्ट खड़ी हो गई। तो फिर चलो। हम बारबेक्यू रेस्टोरेंट से निकले और जैसे ही कार में बैठे, मुझे पुलिस का फोन आया, जिसमें मुझे आने के लिए कहा गया, क्योंकि मैंने ही डेरेक के केस की रिपोर्ट की थी। सेलेस्ट मेरे साथ आई। डेरेक के पेरेंट्स पहले से ही वहां थे। उन्हें देखकर वे बुरे लोग नहीं लग रहे थे। उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। वे माफी मांगने को तैयार थे और सच में चाहते थे कि हम समझौता कर लें। उनकी बेटी ने अभी अभी अपने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स खत्म किए थे। उसकी जिंदगी अभी शुरू ही हुई थी। अगर मैं समझौता नहीं करता तो डेरेक को न केवल हर्जाना देना पड़ता, बल्कि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी बन जाता। डेरेक के पेरेंट्स की दयनीय हालत देखकर मुझे उनके लिए बहुत दुख हुआ। दुख महसूस करने के बाद मैंने अपना इरादा जताया कि मैं बिल्कुल भी समझौता नहीं करूंगा। न केवल मैं समझौता नहीं करूंगा, बल्कि मैं डेरेक पर मुकदमा चलाने के लिए एक वकील भी रखूंगा, ताकि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिल सके।
सब कुछ होने के बाद मैं सेलेस्ट के साथ घर चला गया। रास्ते में मैं थोड़ा थक गया था, अपने बगल में सेलेस्ट को देखते हुए। सेलेस्ट, शुक्रिया, सेलेस्ट ने धीरे से कहा। मुझे शुक्रिया किस लिए? मैंने बात जारी रखी। तुम इस सब को संभालने के लिए, लोगों को मदद के लिए लाई। तुम्हारा अचानक स्कूल में दिखना, मैं भी थोड़ा हैरान था। सेलेस्ट ने मेरी बात सुनी, मेरी तरफ देखा और कुछ नहीं कहा। डेरेक पहले मुझसे एक शर्त हार गई थी और उसे स्कूल से निकाला जाना था, लेकिन ब्रैंडन ने उसकी तरफ से वकालत की थी। उम्मीद नहीं थी कि वो अंत में फिर से मुसीबत खड़ी करेगी। सच में, जब तक इंसान अपना कफन नहीं देख लेता तब तक वो नहीं रोता। अफसोस कि ये मामला ब्रैंडन को अपने साथ नीचे नहीं खींच सका। हालांकि आज स्कूल में काफी हंगामा हुआ था। सेरीना और ब्रैंडन दोनों की बहुत बदनामी हुई थी, लेकिन मेरे लिए ये सब काफी नहीं था। सेरीना घर चली गई थी। जब से वो वापस आई थी, मिस्टर वेल्स उसे डांट रहे थे। मुझे तुम्हें स्कूल नहीं जाने देना चाहिए था। पढ़ाई ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। उस हेज लड़के में क्या खास है? तुम्हें लगता है कि एक गरीब लड़के को ढूंढने का मतलब है कि वो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा? मिस्टर वेल्स बोलते बोलते और उत्तेजित हो गए। तुम्हारी माँ को भी उस समय लगता था कि मैं बहुत गरीब हूँ, इसीलिए वो एक अमीर आदमी को ढूंढने के लिए न्यूयॉर्क भाग गई। देखो, क्या उसे अब तुम्हारी परवाह भी है? तुम छोटी बदमाश, मैं ये तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। कॉलेज जाने की जहमत भी मत उठाओ, ये वैसे भी बेकार है। ये सोचकर कि कैसे रिचर्ड क्रेन ने आज इतने लोगों के सामने उन्हें ठुकरा दिया था, मिस्टर वेल्स अंदर से बहुत परेशान थे। वे इतने करीब थे। क्रेन परिवार की संपत्ति लगभग उनकी होने वाली थी, लेकिन सेरीना ने अवसर बर्बाद कर दिया। सेरीना अपने पिता की बात सुनती बैठी रही। उसने कुछ नहीं कहा। वो बचपन से ही इसकी आदी थी। जिस दिन उसकी माँ गई थी, उसके पिता हमेशा कहते थे कि उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई क्योंकि उसे लगता था कि वो बहुत गरीब है। वो सच में कहना चाहती थी कि वो जिस तरह के इंसान हैं, अगर उनके पास पैसा होता तब भी वो छोड़कर चली जाती। लेकिन वो बहस करने के लिए बहुत आलसी थी। काफी डांटने के बाद मिस्टर वेल्स ने आखिरकार सेरीना से कहा, कल जल्दी जागना, मेरे साथ क्रेन हाउस चलो। सेरीना ने मना कर दिया। मैं नहीं जा रही, तुम्हारे साथ जाकर शर्मिंदा होने के लिए। क्या तुम्हें पता है कि लोग अब मुझे कैसे देखते हैं? वे मेरी पीठ पीछे कैसे हंस रहे हैं? अब भी उसने अपने फोन को देखने की हिम्मत नहीं की। वो हमेशा से नहीं चाहती थी कि दूसरों को पता चले। उसका पिता ऐसा था, लेकिन अब पूरी दुनिया जानती थी कि वो किसी अमीर परिवार से नहीं है। उसका पिता सिर्फ एक चापलूस था जो केवल यही उम्मीद कर रहा था कि वो किसी अमीर आदमी को फंसा ले। मिस्टर वेल्स सोफे पर बैठ गए और हंसते हुए बोले, किस बात पर हंस रहे हैं? मैं तुम्हारे लिए एक अवसर पाने की कोशिश कर रहा हूँ। सेरीना ने मिस्टर वेल्स से कहा, मुझे उस अवसर की जरूरत नहीं है। अब से मेरी जिंदगी में दखल देना बंद करो, वरना। मिस्टर वेल्स ने कहा, वरना क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? उन्होंने ये कहा और सेरीना की तरफ लपके उसे मारने के इरादे से। सेरीना ने उनका हाथ रोक दिया। सेरीना अब बड़ी हो गई थी और मिस्टर वेल्स स्वाभाविक रूप से उतने मजबूत नहीं थे जितने वे अपनी जवानी में थे। सेरीना ने मिस्टर वेल्स को जमीन पर धकेल दिया। उसने उन्हें ठंडी नजरों से देखा और सीधे अपने कमरे में चली गई। अगले दिन मैं अभी सोकर उठा ही था कि मुझे मिस्टर वेल्स की आवाज सुनाई दी। वे हमारे सोफे पर बैठे थे, माथे पर शिकन लाते हुए कह रहे थे, मिस्टर क्रेन, मेरी बेटी के पंख निकल आए हैं। वो पलटकर लड़ने की हिम्मत करती है। आप जानते हैं, जब से उसकी माँ गई है, मैंने ही उसे अब तक पाला है। हर कोई देख सकता है कि ये कितना कठिन रहा है। अगर मुझे सही याद है तो हमेशा सेरीना ने ही उनका साथ दिया था, न कि इसके उलट। मिस्टर वेल्स को सिर्फ जुआ खेलना आता था, इसलिए सेरीना को बचपन से ही खुद पैसे कमाने पड़ते थे। कबाड़, लोहा और कीलें, पुराने अखबार बेचकर, थोड़ा पॉकेट मनी बचाकर। जहां तक मिस्टर वेल्स की बात है, ये पिता पूरी तरह से भरोसे के लायक नहीं था। अगर पहले की बात होती जब मिस्टर वेल्स ने ये कहा था, तो मैं निश्चित रूप से उसका बचाव करता, लेकिन अब मैंने कुछ नहीं कहा। मैं सेरीना के मामलों को संभालना नहीं चाहता था। मुझे ये भी पता था कि मिस्टर वेल्स सच में चाहते थे कि मैं सेरीना के साथ रहूं। रिचर्ड क्रेन ने आधा दिन मिस्टर वेल्स का रोना सुना और बोले, वो बड़ी हो गई है, आपको उसके बारे में और सोचना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, मिस्टर वेल्स ने लालच से कहा। मैं बस चाहता हूं कि नेथन और सेरीना साथ रहें। रिचर्ड क्रेन मुश्किल से खुद को रोक पाए। क्या आपको लगता है कि ये मुमकिन है? अगर आप मुसीबत खड़ी करना बंद कर दें, मैं फिर भी उसकी कॉलेज की पढ़ाई के बारे में सोचूंगा। अगर आप ऐसे ही सपने देखते रहे तो मैं आपके परिवार के मामलों को और नहीं संभालूंगा। रिचर्ड क्रेन से डांट खाने के बाद मिस्टर वेल्स ने और कुछ नहीं कहा। रिचर्ड क्रेन ने सीधे किसी से कहकर मिस्टर वेल्स को वहां से भिजवा दिया। मुझे पास ही खड़ा देखकर रिचर्ड क्रेन ने मुझसे कहा, बाद में सेरीना को फोन करना, उसे यहां आने के लिए कहो। मैंने उलझन में पूछा, उसे क्यों बुलाना है? डैड, आपने कल भी देखा था। इसका आपके मामलों से कोई लेना देना नहीं है।
रिचर्ड क्रेन को डर था कि कहीं मैं ज्यादा न सोचने लगूं। उन्होंने कहा, हम कुछ ही दिनों में जा रहे हैं, मुझे उससे कुछ कहना है। मुझे नहीं पता था कि मेरे पिता क्या चाहते हैं, लेकिन फिर भी मैंने सेरीना को फोन किया। फोन उठाते ही सेरीना की आवाज अभी भी थोड़ी ठंडी थी। क्या बात है? कल मैंने स्कूल में उसे शर्मिंदा किया था, उसे वो अभी भी याद था। मैंने कहा, मेरे पिता को तुमसे कुछ काम है, वो चाहते हैं कि तुम मेरे घर आओ। उस दोपहर सेरीना पहुंची। उसने अंदर आकर मुझे स्नोबॉल को खाना खिलाते हुए देखा। वो चलकर आई और मुझे देखा। क्या बात है? मैंने उसकी ओर ऊपर देखा। मेरे पिता अंदर हैं। हालांकि उसे वो जवाब मिल गया था जो वो चाहती थी, लेकिन सेरीना अंदर जाने की जल्दी में नहीं थी। इसके बजाय उसने मुझे देखा। नेथन, तुम अभी काफी गर्व महसूस कर रहे हो, है ना? मुझे समझ नहीं आया कि ये बात कहाँ से आई। मैं किस बात पर गर्व करूं? सेरीना ने कहा, कल रात ग्रेजुएशन सेरेमनी में तुमने इतना बड़ा दिखावा किया, मुझे और ब्रैंडन को नीचा दिखाया। क्या तुम्हें गर्व नहीं हो रहा? मैंने उसे बोलते सुना, खड़ा हुआ और अपने सामने खड़ी महिला को देखा। तो अब तुम अपना गुस्सा मुझ पर निकालना चाहती हो? सेरीना ने मुझे घूरा, कोई जवाब नहीं दिया, जैसे मेरी बात मान रही हो। मैंने उसकी तरफ देखा। उम्मीद नहीं थी कि वो अभी भी इतनी बेशर्म हो सकती है। मैंने कल रात क्या किया? मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ किया। क्या तुमने खुद को डेरेक वाली बात से पहले ही साफ नहीं कर लिया था? सेरीना ने जल्दी से कहा, तुम्हें पता है कि मैं उस बारे में बात नहीं कर रही हूं। मैंने गंभीरता से सोचने का नाटक किया। फिर तुम किस बारे में बात कर रही हो? क्या ये इस बारे में है कि कैसे तुम्हारे पिता तुम्हें और ब्रैंडन को अलग करना चाहते थे? चाहते थे कि मैं तुम्हारे साथ रहूं और मैंने मना कर दिया? सेरीना ने कहा, तुम बस हाँ करने का नाटक तो कर ही सकते थे। मेरे पिता बस बात कर रहे थे। अगर तुम मान जाते तो क्या वो तमाशा करते रहते? सेरीना ने ये बात पूरे आत्मविश्वास के साथ कही। मैंने अविश्वास से उसकी ओर देखा। मैं हाँ करने का नाटक क्यों करूं? सेरीना ने हल्की सिकोड़न के साथ कहा, क्या मुझे थोड़ी गरिमा देने से तुम्हारी जान निकल जाती? मेरा चेहरा बेबसी भरा था। मैं तुम्हें कोई गरिमा क्यों दूं? सेरीना ने मुझे इस पल से पहले कभी इतना नापसंद नहीं किया था। तुम्हें बस इतना बेरहम होना था, अपनी सेलेस्ट का दिखावा करना था, पूरी दुनिया को बताना था। नाथन के पास पहले से ही सेलेस्ट है, सेरेना ने कहा। वो अपनी आवाज ऊंची करने से खुद को नहीं रोक सकी। तुमने अब मुझे नीचा दिखाया, जिससे मेरी सारी इज्जत चली गई। क्या अब तुम खुश हो? प्रतिक्रिया देने से पहले मैं कुछ सेकंड चुप रहा, क्योंकि उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। क्या ये व्यापार है? क्या उसकी गरिमा न रखने के लिए अब ये मेरी गलती हो गई? मैं हल्का सा मुस्कुराया। सेरीना ने मुझे देखा। वो अभी भी नहीं रुकी। उसकी आंखें नफरत से भरी थीं। तुम साफ तौर पर यह जिक्र नहीं कर सकते थे कि ब्रैंडन और मैं साथ थे। जब तक तुम यह नहीं कहते, मेरे पिता बाद में वे बातें नहीं कहते। हेस परिवार के साथ कोई विवाद नहीं होता। तुमने ये जानबूझकर किया, है ना? मैंने एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, हाँ, मैंने ये जानबूझकर किया। सेरीना को उम्मीद नहीं थी कि मैं इसे मान लूंगा, और वो भी इतने आत्मविश्वास के साथ। मैंने अपना सिर उठाया। मुझे नहीं लगता कि मैंने जो किया उसमें कुछ गलत है। मैं सेलेस्ट को ज्यादा पसंद करता हूं। मैं वाकई तुम्हें नीचा समझता हूं। मैं नहीं चाहता कि दूसरे ये सोचें कि तुम्हारा और मेरा कोई भविष्य होगा। उससे भी कम मैं ये चाहता हूं कि वे ये सोचें कि मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल करके तुम्हें ब्रैंडन के पास से चुरा रहा हूं। सेरीना ने मुझे निराशा से देखा। नेथन, तुम पहले इतने स्वार्थी नहीं थे। तुम मेरे बारे में सोचते थे। कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मैं अजीब स्थिति में फंस जाऊं। लेकिन जब से तुम सेलेस्ट के साथ हो, मैं सच में तुम्हें पहचान नहीं पा रही हूं। मेरा चेहरा बर्फ जैसा ठंडा था, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता था। लेकिन अब मैं यही चाहूंगा कि तुम और ब्रैंडन साथ में मर जाओ। सेरीना ने आरोप लगाया। तुम बस ब्रैंडन और मुझे खुश नहीं देखना चाहते। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आपको उन्हें खुश देखना चाहिए। लेकिन तुम सिर्फ उस इंसान को तबाह करना चाहते हो जिसे तुम पसंद करते हो। जिसे तुम पसंद करो वो सच में बदकिस्मत है। मैंने आह भरी। फिर तो तुम्हारे साथ वाकई अन्याय हुआ है। उसके इस वाक्य ने मुझे याद दिलाया कि मेरे मरने से पहले सेरीना ने क्या कहा था। हर दिन तुम्हारा मेरे पीछे पड़े रहना मेरा दुस्वप्न था। और अब वो कह रही थी कि मैं जिसे भी पसंद करूं वो सच में बदकिस्मत है। सेरीना ने अपनी बात जारी रखी, तुम्हारे जैसा इंसान कभी खुशी नहीं पाएगा। भले ही सेलेस्ट तुम्हारे साथ है, देर सबेर वो तुम्हारी वजह से पागल हो जाएगी। उसने अभी तक तुम्हारी असलियत नहीं देखी है। यह कहकर सेरीना मुड़ी और अंदर चली गई। मैंने उसकी पीछे जाती आकृति को देखा। उसकी बात पर मुझे हंसी आ रही थी। मैं भी बाहर नहीं रुका और उसके पीछे अंदर चला गया। रिचर्ड क्रेन नीचे आए। सेरीना ने उन्हें देखा और शालीनता से कहा, मिस्टर क्रेन। मेरे पिता के सामने
वो फिर से अच्छा होने का नाटक करने में माहिर थी। रिचर्ड क्रेन ने कहा, बैठो। सेरीना ने पूछा, आप मुझसे किस बारे में मिलना चाहते थे? उसने मेरी तरफ देखा। क्या मैंने उसके पिता के सामने शिकायत की थी और रिचर्ड क्रेन उसे डांटने के लिए ढूंढ रहे थे? तभी उसने रिचर्ड क्रेन को कहते सुना, आज तुम्हारे पिता आए थे। सेरीना शर्मिंदा होकर खड़ी हो गई। मुझे खेद है, कल सबके सामने मेरे पिता ने वैसी बातें की। उन्होंने कुछ गलत बातें कहीं। घर पहुंचते ही मैंने उनसे बात की थी। ऐसा पिता होने पर सेरेना को भी बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अफसोस कि लोग अपना जन्म या अपने माता पिता नहीं चुन सकते। आज अपना फोन देखते हुए उसने पाया कि ब्रैंडन ने उसे ब्लॉक कर दिया था। कल रात अपने पिता के व्यवहार के बाद वो समझ गई थी कि ब्रैंडन ने उसे ब्लॉक क्यों किया। रिचर्ड क्रेन ने कहा, तुम्हारे पिता वैसे ही हैं। उनके साथ रहना तुम्हारे लिए कठिन रहा है। मैंने तुम्हें आज यहाँ मुख्य रूप से तुम्हारी माँ के बारे में बताने के लिए बुलाया है। रिचर्ड क्रेन द्वारा अपनी माँ का जिक्र सुनते ही सेरीना ने तुरंत ध्यान दिया। मेरी माँ? रिचर्ड क्रेन ने कहा, मैंने तुम्हारे ग्रेड्स देखे। चिंग बे यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं पहले तुम्हारी माँ से मिला था। उसने कहा था कि अगर तुम न्यूयॉर्क आओ तो तुम उससे मिल सकती हो। उसने मुझसे तुम्हें अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देने के लिए कहा था। माता पिता के तलाक के बाद से सेरीना के पास अपनी माँ की कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं थी। दोनों के बीच कोई संपर्क नहीं था। रिचर्ड क्रेन उससे न्यूयॉर्क में मिले थे। उसने सेरीना के बारे में कुछ चीजें पूछी थीं, लेकिन मिस्टर वेल्स उसे अपनी बेटी से बिल्कुल भी नहीं मिलने देते थे। वो केवल रिचर्ड क्रेन से एक संदेश पहुंचाने के लिए कह सकती थी। सेरीना ने अपनी माँ की खबर सुनी और उसकी आंखें भर आईं। मैंने उसकी ओर देखा और मुझे याद आया कि पिछले जन्म में भी अपनी माँ के बारे में जानने के बाद उसकी बिल्कुल यही प्रतिक्रिया थी। उस समय भी विंटर ब्रेक चल रहा था। उसके बाद वो न्यूयॉर्क चली गई थी और मुझे नहीं पता कि वहाँ क्या हुआ, लेकिन वो नया साल खत्म होने से पहले ही वापस आ गई थी। ये जानते हुए कि अपनी माँ के साथ उसका मिलन सुखद नहीं रहेगा, मुझे सुकून मिला। सेरीना अपनी जरूरत का सामान लेकर चली गई। रिचर्ड क्रेन ने मेरी तरफ देखा। मुझे पास बैठा देखकर उन्होंने चिंता से पूछा, क्या सेलेस्ट ने कन्फर्म कर दिया है कि वो न्यूयॉर्क कब वापस जा रही है? मैंने जवाब दिया, शुक्रवार को। रिचर्ड क्रेन ने सिर हिलाया। तुम उसके साथ जा रहे हो? मैंने कहा, हाँ डैड, क्या आप हमारे साथ चलना चाहते हैं? रिचर्ड क्रेन बोले, तुम और सेलेस्ट जाओ, मैं यहाँ का काम खत्म करने के बाद आऊंगा। मैंने पानी का एक घूंट भरा। ये भी ठीक है, लेकिन मैं स्नोबॉल को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। रिचर्ड क्रेन ने कहा, मैं इसका इंतजाम कर दूंगा। कॉलेज के लिए न्यूयॉर्क जाने के बाद मैं यहाँ अक्सर वापस नहीं आता। पहले भी कुछ समय न्यूयॉर्क में रहने के कारण इस बार वहाँ शिफ्ट होना ज्यादा परेशानी भरा नहीं था। कुछ दिनों बाद सेरीना भी वहाँ पहुँच गई। उस दोपहर मैं अपने अंकल के एस्टेट गया। वहां से गुजरते हुए मेरी नज़र सेरीना पर पड़ी। वो अपने परिवार के साथ खाना खा रही थी। मैं सेरीना की माँ से पहले मिल चुका था, इसलिए मैंने उन्हें एक नज़र में पहचान लिया। सेरीना के अलावा उसकी माँ की एक और बेटी भी थी जो करीब 10 साल की रही होगी। अपनी माँ को उसकी छोटी बहन के साथ इतना अच्छा व्यवहार करते देख बगल में बैठी सेरीना साफ तौर पर वहां फिट नहीं बैठ रही थी। मैं ध्यान से देख ही रहा था कि तभी मेरे अंकल मेरा नाम पुकारते हुए आए। नथन। सेरीना अपनी माँ के साथ खाना खा रही थी और उसने सिर उठाकर मुझे देखा। मैंने सनग्लासेस पहने और अंकल के साथ चला गया। चियाओ जी ने मुझे देखा और पूछा, तुम अभी क्या देख रहे थे? मैंने पहले वाली मिसेस शाह को देखा। चियाओ हुआन हंसे, क्या तुम उनमें दिलचस्पी ले रहे हो? मैंने अपना सिर झुकाया। वो सेरीना की माँ है। मेरे अंकल सेरीना को जानते थे, इसलिए जैसे ही मैंने यह कहा वे समझ गए और मेरी ओर देखने लगे। अभी भी उसे ही पसंद करते हो? सेलेस्ट से तो कहीं बेहतर है। मैंने अंकल की तरफ देखा। सेलेस्ट रास्ते में है, वो जल्द ही यहां होगी। सेरीना उससे मुकाबला कैसे कर सकती है? मेरे अंकल की बात काफी मजाकिया थी। हुआन ने अविश्वास से मेरी ओर देखा। रुको, जो मैंने तुम्हें पिछली बार कहा था, क्या तुमने उसे बिल्कुल नहीं सुना? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि सेलेस्ट के साथ मत रहो। मैं रेस्टोरेंट में अंकल के पीछे पीछे चला गया, लेकिन आपने मुझे कोई कारण नहीं बताया। बैठने के बाद अंकल ने मुझे देखा। उनका चेहरा गंभीर था। खैर, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहूंगा। मैं पीछे की ओर झुक गया। वैसे मेरे पिता भी मेरा बुरा नहीं चाहेंगे। वे मेरे और सेलेस्ट के साथ होने का पूरा समर्थन करते हैं। चियाओ जीवान ने अपना गिलास उठाया और एक घूंट भरा। तुम्हारे पिता सिर्फ थॉर्नटन परिवार की चापलूसी करना चाहते हैं। उन्हें और किसी चीज की परवाह नहीं है। वे अपने बेटे की खुशी के बारे में क्यों सोचेंगे? मैंने वेटर को बुलाकर एक गिलास बर्फ वाला पानी मांगा और अंकल से बात जारी रखी। अगर मुझे सही याद है तो पिछली बार आप मिसेस थॉर्नटन के काफी करीब थे। मेरे पास शक करने का कारण है कि उन्होंने ही आपको मुझे सेलेस्ट के साथ रहने से रोकने के लिए कहा है।
शाओ हुआन ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उन्होंने ऐसा नहीं कहा। मैंने मेज पर अपनी उंगली थपथपाई। तो फिर आप क्यों नहीं चाहते कि मैं सेलेस्ट के साथ रहूं? मेरी चंद बातों ने चियाओ हुआन को निरुत्तर कर दिया। उन्होंने मुझे देखा। ड्रिंक्स आ गईं। मैं वहीं बैठकर स्ट्रॉ चबाते हुए मजे से पी रहा था, बिल्कुल बेफिक्र दिख रहा था। सौभाग्य से मैं अभी छोटा था, इसलिए सेलेस्ट से शादी करने की कोई जल्दी नहीं थी, वरना मुझे डर था कि कहीं मैं विद्रोही न बन जाऊं। उन्होंने मुझे समझाना बंद कर दिया। चियाओ हुआन खड़े हो गए। मुझे कुछ काम है, तुम बाद में सेलेस्ट के साथ खाना खा लेना। मैं हैरान था। आप हमारे साथ नहीं रुक रहे? चियाओ हुआन ने मुझे घूरा। मैं देख सकता हूं कि तुम्हें यहां मेरी जरूरत नहीं है। अपना काम खत्म करने के बाद वे वापस आए और देखा कि मैं अभी भी वहां अकेला बैठा था। वे चलकर आए और मेरे पास खड़े हो गए। सेलेस्ट कहाँ है? मेरे चेहरे पर चिंता थी। वो अभी तक नहीं आई है। वो मेरे मैसेजेस का जवाब भी नहीं दे रही है। क्या कुछ हुआ है? चियाओ जीवान बिल्कुल बेपरवाह दिखे। उसे क्या हो सकता है? मैंने कहा, सच में? उसने कहा था कि वो आएगी। चियाओ जीवान कुछ खुश दिखे। तुम्हें बस खड़ा कर दिया गया। स्टूड अप। मुझे नाखुश देखकर उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पता करता हूं। आखिरकार वे थॉर्नटन परिवार को काफी अच्छे से जानते थे। उन्होंने एक फोन कॉल किया। 2 मिनट बाद उन्होंने फोन काटा और मुझसे कहा, कुछ गलत नहीं है, वो घर पर है। मैंने सोचा फिर वो मेरे फोन क्यों नहीं उठा रही है। शाओ हुआन बोले, मुझे कैसे पता होगा? शायद वो तुमसे मिलने नहीं आना चाहती थी। तुम क्या कर सकते हो? उन्होंने ये कहते हुए वेटर को खाना परोसने के लिए बुलाया। लगता है आखिरकार मुझे तुम्हारे साथ ही खाना पड़ेगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सेलेस्ट मुझे इस तरह छोड़ देगी। मैंने हमेशा सोचा था कि वो मेरे साथ काफी अच्छा व्यवहार करती है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब वो सच में नहीं आई थी। मैंने खाना खत्म किया और फिर भी उसका कोई फोन नहीं आया। रेस्टोरेंट से निकलते समय मेरी नज़र फिर से सेरीना पर पड़ी। गेट पर एक लग्जरी कार खड़ी थी। वो एक आदमी के साथ थी। ये आदमी अब जवान नहीं था। उसकी उम्र उसके पिता के बराबर लग रही थी। आदमी ने कहा, कार में बैठो, मैं तुम्हें ड्राइव पर ले चलूंगा। सेरीना का चेहरा ठंडा था। जरूरत नहीं है, मैं वापस जाना चाहती हूं। आदमी ने सेरीना के सुंदर चेहरे की ओर देखा। तुम्हारी माँ ने पहले ही कह दिया है कि वो चाहती है कि तुम कुछ दिन मेरे घर पर रुको। ये देखकर कि सेरीना की ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, उसने कहा, क्या डर लग रहा है कि मैं तुम्हें परेशान करूंगा? उसने ये कहा और उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वो हट गई। आदमी उसे देखकर हंसने लगा। उसने सेरीना को परखा। तुम्हारी माँ पहले ही जाने से पहले कह चुकी है, वो और मैं अच्छे दोस्त हैं। तुम्हारा ख्याल रखना मेरा हक है। सेरेना ने उस अधेड़ उम्र के आदमी को देखा। वो 40 से ऊपर का लग रहा था, हालांकि काफी हैंडसम था। उसकी आंखों के पास की झुर्रियां छिपाई नहीं जा सकती थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ ने उसे अपनी छोटी बहन को साथ ले जाते हुए एक बिल्कुल अजनबी के घर पर रुकने के लिए क्यों कहा। सेरीना साफ तौर पर नहीं चाहती थी। सेरीना ने कहा, मुझे आपको अंकल बुलाना चाहिए। आदमी ने सेरीना को देखा, एक बिजनेस कार्ड निकाला और उसे थमा दिया। बहुत अच्छा, तो जब भी तुम्हारा मन हो मुझसे मिलने आना। मैं लोगों पर दबाव नहीं डालता। फिर वो सीधे अपनी काली फिरारी में बैठ गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बाहर खाना खाने जाने पर मुझे ऐसा दिलचस्प नज़ारा देखने को मिलेगा। सेरीना के पास वाकई रोमांस के अंतहीन अवसर थे। वो अभी आई ही थी और एक अमीर आदमी की नज़र उस पर पड़ गई थी। इससे पहले कि मैं जा पाता, सेरीना मुड़ी और उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। मैंने उसकी ओर देखा और अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक सका। सेरीना को उम्मीद नहीं थी कि मैं उसे ऐसी शर्मनाक स्थिति में देख लूंगा। ड्राइवर मेरे लिए कार का दरवाज़ा खोलने आया। मैं अंदर बैठ गया। कार। सेरीना को ऐसा लगा जैसे उसका मजाक उड़ाया गया हो और उसने अपने हाथ में मौजूद बिजनेस कार्ड को जोर से भींच लिया। उसे बस अपने कंधों में दर्द महसूस हो रहा था। बरसों का इंतजार। उसने सोचा था कि अपनी माँ के पास वापस आना बहुत अच्छा होगा, लेकिन सिर्फ 2 दिनों के बाद उसे साफ तौर पर फर्क महसूस हो गया था। हालांकि वो उसकी सगी माँ थी, लेकिन उनके पास बात करने के लिए कुछ नहीं था। उसकी माँ उसकी छोटी बहन के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। उसकी बहन को हमेशा लाड़ प्यार मिलता था। वो जो चाहती थी उसे मिल जाता था। लेकिन सेरीना ऐसा नहीं कर सकती थी। उसकी हिम्मत ही नहीं होती थी कि वो अपना मुंह खोले। वो सब तो ठीक था। उसे जिस बात की उम्मीद नहीं थी वो ये थी कि उसकी माँ उसे इस तरह एक आदमी के हवाले कर देगी और उससे कहेगी कि कुछ दिन उसके घर पर रुक जाओ। उसके फोन की घंटी बजी। उसकी माँ का फोन था। सेरीना ने जवाब दिया, हेलो। शियाओइंग की आवाज़ थोड़ी गुस्से में थी। तुम्हें क्या हो गया है? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि कुछ दिन उसके यहाँ रुक जाओ? तुमने उसे नाराज क्यों किया? सेरीना ने अपने दांत भींचे। जब लूना बड़ी होगी तो क्या आप उसे भी किसी बूढ़े आदमी के घर रहने के लिए भेज देंगी? शियाओइंग ने कहा, तुम यह क्या कह रही हो?
सेरेना हंसी। उसके पिता उससे प्यार नहीं करते थे। उसने सोचा था कि उसकी माँ उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगी। उसकी यादों में उसकी माँ एक फरिश्ते की तरह थी। इतना कि इन सभी वर्षों में उसने हमेशा अपनी माँ को याद किया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ये सब उसका इंतजार कर रहा था। सेरेना ने सीधे फोन काट दिया, आगे कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब इसका कोई मतलब नहीं रह गया था। उस शाम बाहर बारिश हो रही थी। मैं लिविंग रूम के सोफे पर बैठा सेरेना की स्थिति के बारे में सोच रहा था। पिछले जन्म में अपनी माँ से मिलने के बाद वो भी काफी समय तक चुप रही थी। क्या पिछले जन्म में भी ऐसा ही हुआ होगा? क्योंकि उसकी माँ उसे एक अमीर आदमी के साथ सेट करना चाहती थी। तभी मिसेस पॉटर अंदर आईं। छोटे मालिक मिस सेलेस्ट यहाँ आई हैं। सेलेस्ट का नाम सुनकर मेरा चेहरा उतर गया। वो अब आ सकती थी, जिसका मतलब था कि उसे वाकई कोई समस्या नहीं थी। उसने जानबूझकर मेरे फोन का जवाब नहीं दिया था। घर पहुंचते ही मैंने अपना फोन बंद कर दिया था। उनसे कहो कि वापस चली जाएं। मेरे अंकल पहले से ही हमारे साथ होने के पक्ष में नहीं थे, फिर भी मैंने उनके सामने उसका पक्ष लिया था। अंत में उसने मेरे साथ ऐसा किया। मुझे भी गुस्सा आता था। मिसेस पोटर बाहर गईं। जल्द ही वो वापस अंदर आईं। वो नहीं जाएंगी। कह रही हैं कि गेट पर इंतजार करेंगी। तब तक इंतजार करेंगी जब तक आपका गुस्सा शांत न हो जाए और आप उनसे मिल न लें। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं सीधे ऊपर चला गया। नहाने के बाद मैंने गेम के कुछ राउंड खेले। मैंने बाहर देखने के लिए पर्दा उठाया, ये सोचकर कि सेलेस्ट अब तक चली गई होगी। उम्मीद नहीं थी कि वो अभी भी वहीं थी। बारिश तेज थी। वह कार में इंतजार नहीं कर रही थी, बाहर खड़ी होकर इंतजार कर रही थी। उसे पूरी तरह भीगा हुआ देखकर आखिरकार मुझसे रहा नहीं गया। मैं नीचे गया। मिसेस पोटर ने मुझे बाहर आते देखा और जल्दी से मेरे लिए छाता थाम लिया। विले का गेट खुला। मैं बाहर निकला और सेलेस्ट की ओर देखा। ड्राइवर उसे वापस जाने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने मना कर दिया। मैंने उसकी तरफ देखा। तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? सेलेस्ट मेरी तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में खुशी थी। वो अब नाराज नहीं थी। मैं वाकई काफी गुस्से में था, क्योंकि वो हमेशा ऐसी ही थी, बिना किसी बात के मैसेजेस का जवाब देना बंद कर देती थी। लेकिन उसे इस हालत में देखकर मैं वाकई उसे कुछ नहीं कह सका। मैंने अपनी आवाज धीमी की, अंदर आओ। सेलेस्ट जल्दी से कार का दरवाजा खोलने के लिए वापस मुड़ी। मैंने उसे उलझन में देखा कि उसने कार से एक केक का डिब्बा निकाला। घर वापस आने पर मिसेस पॉटर तौलिए ले आईं। सेलेस्ट पूरी तरह भीग चुकी थी। मैंने एक तौलिया लिया और उसके बालों से पानी पोंछा। तुमने मुझे खड़ा कर दिया और फिर यहां भागती हुई क्यों आई हो? सेलेस्ट ने कहा कि कुछ काम आ गया था। सॉरी नेथन, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा चेहरा उतर गया। अगर तुम नहीं आ सकती थी तो मत कहती कि आओगी। मुझे अंकल के सामने सब कुछ कहना पड़ा और फिर उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। अंकल बहुत खुश थे, बस यही उम्मीद कर रहे थे कि सेलेस्ट और मेरा जल्द ही ब्रेकअप हो जाए। सेलेस्ट ने कहा, मेरे पिता अचानक मुझसे मिलना चाहते थे। उनका जिक्र करते ही वो रुक गई। मैं ठिठक गया, ये याद करते हुए कि कैसे मेरे अंकल ने हमेशा सेलेस्ट के साथ रहने का विरोध किया था। मैंने उसकी ओर चिंता से देखा। तुम्हारे पिता मेरे साथ रहने के पक्ष में नहीं हैं। सेलेस्ट ने मेरी बात सुनी और इससे इनकार किया। शायद नहीं, उन्होंने तुम्हारे बारे में कुछ भी जिक्र नहीं किया। इस बीच मिसेस पॉटर कपड़े बदलने के लिए ले आईं। मैंने उससे कहा कि पहले जाके नहा लो। उसके बाहर आने के बाद मैंने फिर से उसके बाल सुखाए। उसने मेरी तरफ देखा। मुझे माफ कर दो। जब तक मैं फ्री हुई तुमने अपना फोन बंद कर दिया था। मेरा चेहरा उतर गया। मैं गुस्से से मरने ही वाला था। मैं तैयार था कि अब तुम्हारी तरफ कभी ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि पिछले जन्म में सेरेना ने मेरे साथ वैसा ही खेल खेला था। अब मुझे लैपडॉग बनने से सख्त नफरत थी। मैंने तो वापस आते समय ये भी सोचा था कि क्या पिछले जन्म में सेलेस्ट भी मुझसे थक गई होगी। हालांकि अंत में उसने मुझे याद रखा था। वो इसलिए था क्योंकि इस साल हम कभी साथ नहीं रहे थे। हम अपना ज्यादातर समय साथ बिताते थे। उसका मुझसे थक जाना सामान्य होता। उसने मुझसे गंभीरता से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो, मैंने हूं में जवाब दिया। सेलेस्ट ने तौलिया लिया और अपने बाल खुद सुखाए। सुखाने के बाद उसने मुझसे कहा, नेथन, जन्मदिन मुबारक हो। मैंने उसे बोलते सुना, अपनी घड़ी देखी और तब मुझे एहसास हुआ कि आधी रात बीत चुकी है। वो इतनी देर तक गेट पर इंतजार करती रही और मुझे भी सोने नहीं दिया। उम्मीद नहीं थी कि उसे मेरा जन्मदिन याद होगा। मैंने धीरे से कहा, तुम खास तौर पर केक भी लाई हो। सेलेस्ट मुस्कुराई। हाँ, मिसेस पॉटर ने पहले ही केक निकाल लिया था। एक बहुत ही सुंदर केक जिसके ऊपर एक लिटिल प्रिंस बना था। मैंने सेलेस्ट की ओर देखा। वो चलकर आई। हम डाइनिंग रूम में बैठ गए, मोमबत्तियां जलाईं। मैंने एक विश मांगी। मैंने अपनी आंखें बंद की और फिर उन्हें खोला तो देखा सेलेस्ट मुझे देख रही थी।
उसने मेरी आधी आस्तीन वाली टी शर्ट पहनी हुई थी, लेकिन इससे उसकी खूबसूरती पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी आंखों की कोमलता ने मुझे थोड़ा खोया हुआ सा महसूस कराया, क्योंकि जिस पल मैंने अपनी आंखें बंद की थीं, मुझे अचानक पिछले जन्म का अपना 18वां जन्मदिन याद आ गया। ऐसा लगा जैसे कोई जन्मदिन था ही नहीं, क्योंकि मेरे पिता पहले ही जा चुके थे। क्योंकि मैं हमेशा सेरीना के इर्द गिर्द घूमता रहता था। मेरी दुनिया में सिर्फ सेरीना ही थी, लेकिन वो हर दिन ब्रैंडन के साथ रहती थी। मुझे हर दिन कंपनी का काम संभालने के लिए मजबूर किया जाता था, जो मेरे लिए बहुत बड़ा दबाव था। मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे पूरी दुनिया ने मुझे छोड़ दिया है। अब अपने सामने सेलेस्ट को देखकर मुझे थोड़ा सुकून महसूस हुआ। मैंने केक काटा और उसे एक टुकड़ा दिया। 2 लोगों ने मिलकर केक खाया। न्यूयॉर्क में मेरे बहुत ज्यादा दोस्त नहीं थे, कह सकता हूं कि एक भी नहीं था, लेकिन सेलेस्ट का होना ही काफी था। मुझे बहुत संतुष्टि महसूस हुई। उस रात सेलेस्ट वापस नहीं गई। वह कुछ दिनों के लिए मेरे यहाँ रुकी। हाल ही में मैं अपना ड्राइविंग टेस्ट दे रहा था, इसीलिए मैं घर पर ही रहकर टेस्ट मटेरियल का रिव्यू करने और ड्राइविंग की प्रैक्टिस करने लगा। उस दोपहर हम दोनों चियाओ जुआन के यहाँ खाना खाने गए। वहां 2 बार पहले भी जाने के कारण मुझे अपने अंकल के घर के स्वादिष्ट खाने की बहुत याद आ रही थी। जैसे ही हम कार से बाहर निकले, मैंने किसी को सेलेस्ट का नाम पुकारते हुए सुना। मैंने आवाज की ओर देखा और एक आदमी को देखा जिसकी उम्र मेरे पिता के बराबर होगी। उन्होंने चश्मा पहना हुआ था और वे काफी सभ्य, रिफाइंड दिख रहे थे। उनके बगल में सोफिया और मिसेस थॉर्नटन थीं और उनके पीछे लोगों का एक समूह था। मिसेस थॉर्नटन ने कहा, यंग मास्टर क्रेन, आप दोनों को यहां देखकर सुखद आश्चर्य हुआ। मैंने शालीनता से कहा, नमस्ते मिस्टर थॉर्नटन। नमस्ते मिसेस थॉर्नटन। मैं बेवकूफ नहीं था। वे सब साथ में दिखाई दिए थे, तो मैं अंदाजा लगा सकता था कि ये सेलेस्ट के पिता हैं। अलेक्जेंडर थॉर्नटन ने हमें आमंत्रित किया। आज एक फैमिली डिनर है। सेलेस्ट, नेथन को भी साथ ले आओ। सेलेस्ट ने मेरी तरफ देखा। ये देखकर कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, वो मान गई। हाल ही में मुझे हमेशा ये शक होता था कि उसका परिवार मुझे पसंद नहीं करता, पर यह मौका अच्छा रहा। अलेक्जेंडर थॉर्नटन और मिसेस थॉर्नटन आगे चल दिए। सोफिया सेलेस्ट के पास आई और बोली, बड़ी दीदी। सेलेस्ट ने जवाब में बस उस छोटी बच्ची को एक नजर देखा। सोफिया ने मेरी ओर देखा। नेथन, मेरी बहन बहुत ठंडी है। क्या वो आमतौर पर तुम्हारे सामने भी इतनी शांत रहती है? मैंने उस बच्ची की ओर देखा। वो ठीक है। सोफिया मुस्कुराई और पूछा, मेरी माँ ने कहा कि तुम मेरी बहन के बॉयफ्रेंड हो, क्या ये सच है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिसेस थॉर्नटन इन चीजों के बारे में बात करती होंगी। मैंने अपना गला साफ किया, अभी नहीं। हमने अभी तक अपना रिश्ता कंफर्म नहीं किया है। सेलेस्ट ने मुझे बोलते सुना और मेरी तरफ देखा। मैं उसके साथ वीआईपी रूम में चला गया। शाओ जुआन ने व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत किया। हालांकि ये सिर्फ एक फैमिली डिनर था, लेकिन ये बहुत भव्य था। मेरे और सेलेस्ट के अलावा हर कोई फॉर्मल कपड़ों में आया था। मैंने अपने पैरों में पहनी चप्पलों, फ्लिप फ्लॉप्स की ओर देखा। मुझे तुरंत महसूस हुआ कि मैंने बहुत ही कैजुअल कपड़े पहने हैं, क्योंकि अभी तक सब लोग नहीं आए थे। मैंने सेलेस्ट के पास बैठकर धीरे से कहा, क्या तुम्हारे फैमिली डिनर इतने फॉर्मल होते हैं? सेलेस्ट ने सिर हिलाया। शायद वो भी इसकी आदी नहीं थी, लेकिन उसके पिता ऐसे ही थे। तो फिर उन्होंने तुम्हें पहले कभी क्यों नहीं बुलाया? साफ था कि उसे अलग थलग रखा गया था। मैं महसूस किए बिना नहीं रह सका कि सेलेस्ट परिवार में सबसे ज्यादा परेशान की जाने वाली सदस्य थी। सेलेस्ट ने यह सुना और जवाब दिया, उन्होंने मुझे बुलाया था। मैंने कह दिया था कि मैं फ्री नहीं हूं। उसके पिता ने कल उसे मैसेज किया था, लेकिन वो मेरे साथ थी, इसलिए उसने सीधे मना कर दिया। उम्मीद नहीं थी कि आज अचानक उनसे मुलाकात हो जाएगी। हम दोनों फुसफुसा ही रहे थे कि अलेक्जेंडर थॉर्नटन अचानक बोल पड़े, नेथन, मैंने जल्दी से ऊपर देखा जी, मिस्टर थॉर्नटन। अलेक्जेंडर थॉर्नटन ने बात जारी रखी, तुमसे मिलकर खुशी हुई। अलेक्जेंडर थॉर्नटन और सेलेस्ट काफी हद तक एक जैसे दिखते थे, लेकिन अपनी उम्र के कारण वे काफी अनुभवी सीजन लग रहे थे। उनके व्यक्तित्व में एक अधिकार, अथॉरिटी की झलक थी जिसे छिपाया नहीं जा सकता था, लेकिन उनका व्यवहार बहुत मिलनसार था। मैं काफी समय से चाहता था कि सेलेस्ट तुम्हें साथ लाए ताकि हम सब मिलकर खाना खा सकें, लेकिन हम पहले हमेशा बिजी रहते थे। कल मैंने उससे इस बारे में कहा था, लेकिन उसने मना कर दिया। अब तुमसे मिलना शायद किस्मत की बात है। मैंने पहले सोचा था कि थॉर्नटन परिवार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करेगा, लेकिन उनसे मिलकर लगा कि ऐसा नहीं है। उन्होंने कोई नाराजगी भी नहीं दिखाई, यहां तक कि मेरे कैजुअल कपड़ों पर भी कुछ नहीं कहा। टेबल पर काफी सारे रिश्तेदार थे। एक चक्कर लगाने के बाद मुझे बहुत से याद नहीं रहे। सेलेस्ट का कोई बड़ा अंकल या ऐसा ही कोई था। उसके पिता परिवार में दूसरे नंबर पर थे, लेकिन मुझे एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। ये वही आदमी था जो उस दिन गेट पर सेरीना से बात कर रहा था और उसे अपने घर ले जाना चाहता था, वही जो फेरारी चलाता था। वो सबसे आखिर में पहुंचा। हर कोई उसके तौर तरीकों का आदी था। सिर्फ बड़े अंकल ने उससे कुछ शब्द कहे, डेमियन, तुम हमेशा लेट क्यों होते हो? उसने इसे नजरअंदाज किया और बैठ गया।
ये सिर्फ एक फैमिली डिनर है, कोई यूएन की कॉन्फ्रेंस नहीं। सब लोग बहुत ज्यादा तनाव अपटाइट में रहते हैं। मैं उसे देखे बिना नहीं रह सका। मिसेस थॉर्नटन ने मुझे उसे घूरते हुए देखा और मेरा परिचय कराया। नेथन, ये सेलेस्ट के अंकल हैं। डेमन थॉर्नटन की नजर मुझ पर पड़ी और वो मुस्कुराया। तो ये है सेलेस्ट का मंगेतर, काफी हैंडसम है। मैंने कहा, नमस्ते अंकल थॉर्नटन। डेमन थॉर्नटन मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। उसे देखकर मुझे उस दिन सेरीना के साथ हुई उसकी मुलाकात याद आ रही थी। डिनर लगभग खत्म हो चुका था। जाने से पहले मैं वॉशरूम गया और देखा कि डेमन थॉर्नटन अपने फोन को हाथ में लिए एक बहुत सुंदर युवा लड़की के साथ कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर रहे थे। वो लड़की ज्यादा बड़ी नहीं लग रही थी, शायद 20 साल के आसपास की होगी। डेमन थॉर्नटन ने खुशी खुशी कहा, आज रात मुझसे मिलने आना याद रखना। वो लड़की थोड़ी शर्माते हुए वहां से चली गई। मैंने ये नज़ारा देखा, मेरी आंखें हैरानी से फटी रह गईं। मुझे देखकर डेमन थॉर्नटन ने कुछ नहीं कहा। मैं वॉशरूम के अंदर चला गया। डेमन थॉर्नटन अपने बाल ठीक कर रहे थे। अंकल डेमन थॉर्नटन ने आईने के माध्यम से मेरी ओर देखा और सहजता से पूछा, अभी वो लड़की कैसी थी? सुंदर। मैं ठिठक गया। मैं सोच रहा था कि चूंकि मैंने उनका काम देख लिया है तो क्या वे मुझे चुप कराने की कोशिश करेंगे। तभी मैंने उन्हें इतने बेबाक तरीके से पूछते सुना। मैंने जवाब दिया, काफी सुंदर। डेमन थॉर्नटन बोले, असल में काफी औसत एवरेज थी। पिछली बार मेरे दोस्त ने कहा था कि वह मुझसे एक लड़की को मिलवाना चाहता है। वो वाकई खूबसूरत थी। अफसोस कि वो थोड़ी जिद्दी है। अब वो मेरे मैसेजेस का जवाब भी नहीं देती। मैं शर्मिंदगी से मरा जा रहा था, ये सोचकर कि मैं डेमन थॉर्नटन के इतने करीब भी नहीं हूं। अंकल, मुझे ये बातें बताना वाकई उचित नहीं है। मैं सच में उनके राज नहीं जानना चाहता था। डेमन थॉर्नटन ने मुझे बोलते सुना और धीमे से कहा, क्या तुम मन ही मन मुझे नीचा समझ रहे हो? मैंने कहा, नहीं। डेमन थॉर्नटन ने शांति से कहा, ये नॉर्मल है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा। जब तुम मेरी उम्र तक पहुंचोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि जवान औरतें कितनी शानदार होती हैं। कोई भी लड़की हमेशा 18 साल की नहीं रहती, लेकिन 18 साल की लड़कियां हमेशा उपलब्ध रहती हैं। ये कहने के बाद डेमन थॉर्नटन जाने ही वाले थे कि उन्होंने मेरी तरफ देखा। तुम्हारा नाम क्या बताया था? मैंने जवाब दिया, नेथन क्रेन। डेमन थॉर्नटन बोले, तुम्हारी माँ ने वो नाम चुना था, मैं बस उसे कभी याद नहीं रख पाता। मेरी आंखों में एक चमक आई। वे मेरी माँ को जानते थे। अंकल डेमन थॉर्नटन मुस्कुराए, मैं चलता हूँ। यह कहकर वे बाहर चले गए। जब मैं बाहर आया तो सेलेस्ट दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। मैंने पास जाकर पूछा, तुम्हारा परिवार कहाँ गया? सेलेस्ट ने अपना सिर झुकाकर मेरी तरफ देखा। वे सब चले गए। मैं मुस्कुराया, सिर्फ तुम ही सबसे अच्छी हो। तुम हमेशा मेरा इंतजार करती हो। सेलेस्ट ने मेरी तरफ देखा। उसे याद आया कि जब हम आए थे तब मैंने सोफिया के सामने कहा था कि मैं अभी उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूं। मेरे चेहरे पर उलझन थी। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? सेलेस्ट ने कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसके हाव भाव बेहद गंभीर थे। उसे इतना गंभीर देखकर मैंने बेचैनी से पूछा, तुम किस बात का इकरार करने वाली हो? मेरे शब्दों ने उसके कान थोड़े लाल कर दिए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। थोड़ी देर बाद सेलेस्ट ने धीरे से कहा, ये स्कूल के बारे में है। मैंने उसे उलझन में देखा। स्कूल के बारे में क्या? सेलेस्ट ने बोलने से पहले जैसे कोई बड़ा फैसला किया हो। नेथन, मैं शायद तुम्हारे साथ चिंगबे नहीं जा पाऊंगी। हालांकि उसे बहुत पहले ही चिंगबे में जल्दी एडमिशन मिल चुका था। मैं भी चिंगबे जाने की योजना बना रहा था। सेलेस्ट को लगा कि मुझे अब ये बताना जैसे मुझे धोखा देने जैसा है, इसलिए उसे थोड़ा दोषी महसूस हुआ। उसने कई दिनों से ये बात दबा कर रखी थी। मुझे बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। डर था कि कहीं मैं परेशान न हो जाऊं। मैंने उसकी बात सुनी और सन्न रह गया। क्यों? सेलेस्ट ने अपनी आंखें झुका लीं। क्योंकि मुझे मिलिट्री एकेडमी जाना है। मेरे पिता भी यही चाहते हैं। मैं पहले ही मान चुकी हूं। जिस दिन मैं तुमसे मिलने नहीं आई वो इसलिए क्योंकि स्कूल से कोई आया था। मैंने उसके बेहद गंभीर चेहरे को देखा। उसकी आंखों में थोड़ी उदासी थी, जैसे यह कहना मुझे उससे दूर कर देगा। मेरे चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। बस इतनी सी बात, और तुम इसे इतना सीरियस बना रही हो? उसने कुछ हैरानी से मेरी ओर देखा। तुम नाराज नहीं हो? मैंने सादगी से कहा, ये तुम्हारा लक्ष्य है, तुम्हारी जिंदगी है। तुम जो भी चुनो मैं उसका समर्थन करता हूं। इसके अलावा उसका मिलिट्री एकेडमी जाना निश्चित रूप से सही चुनाव था। पिछले जन्म में उसने इस रास्ते पर बहुत अच्छा किया था। वो मेरे कारण अपने जीवन के लक्ष्यों को नहीं बदल सकती थी। सेलेस्ट ने देखा कि मैं नाराज नहीं हूं और तुरंत राहत की सांस ली। मैंने सच में इसके बारे में बहुत लंबे समय तक सोचा। हमेशा तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं हुई। हाल ही में वो मेरे साथ रही थी। इस दौरान मेरे साथ जितना संभव हो उतना समय बिताना चाहती थी, क्योंकि एक बार जब वो मिलिट्री एकेडमी चली जाएगी तो उसके पास निश्चित रूप से मेरे साथ रहने के लिए कम समय होगा। वह अपना सारा ध्यान मुझ पर नहीं दे पाएगी। उसे इस तरह देखकर मैंने हाथ बढ़ाकर उसकी आस्तीन खींची ताकि उसे दिलासा दे सकूं। सेलेस्ट, बस अपनी योजना पर चलो।
वही करो जो तुम करना चाहती हो, तुम्हारा भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल होगा। सेलेस्ट ने मुझे बोलते सुना और हूं में सिर हिलाया। मैं आगे चल दिया, आह भरते हुए। मुझे लगा कि तुम मुझे प्रपोज करने वाली हो। इतनी देर तक मेरे दिल की धड़कनें तेज कर दीं। सेलेस्ट ने मेरी पीछे हटती आकृति को देखा और बेबसी से मुस्कुराई। वो थोड़ा और इंतजार करेगी। फिर कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के नतीजे आ गए। मैंने काफी अच्छा किया। स्कोर देखकर मैंने आखिरकार राहत की सांस ली। पिछले जन्म की विफलता, कई चीजें जब तक निश्चित न हो, मैंने आत्मसंतुष्ट होने की हिम्मत नहीं की। सेलेस्ट ने मेरे स्कोर देखे और उसे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। मुझे उसी ने पढ़ाया था, उसे मुझ पर पूरा भरोसा था। मैंने चिंगबे के लॉ स्कूल में अप्लाई किया, वही मेजर जो मेरी माँ का था, और सफलतापूर्वक प्रवेश मिल गया। गर्मियों की छुट्टियों के दौरान मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा लिया। मैंने मूल रूप से सोचा था कि लाइसेंस मिलने के बाद मैं अपने पिता द्वारा दी गई पोर्श को हर जगह चला सकूंगा। अंत में पता चला कि लाइसेंस मिलना काफी आसान था, लेकिन ड्राइविंग उतनी आसान नहीं थी। कार वहीं खड़ी रही, शायद ही कभी चलाई गई हो। एनरोलमेंट के बाद सेलेस्ट ने भी स्कूल शुरू कर दिया। मिलिट्री एकेडमी का मैनेजमेंट काफी खास था। मैं अक्सर घर जा सकता था, सेलेस्ट नहीं जा सकती थी। कभी कभी वो वीकेंड पर भी वापस नहीं आ पाती थी। इससे मुझे आखिरकार समझ में आया कि जब उसने कहा था कि वो मिलिट्री एकेडमी जा रही है, तो वो इतनी दोषी क्यों महसूस कर रही थी, जैसे उसने कोई बड़ी गलती कर दी हो। उस दोपहर मैं हॉस्टल के कमरे में गया और अपने रूममेट्स काइल और ईथन को बातें करते सुना। काइल ने कहा, मैंने सुना है कि थॉर्नटन परिवार की बड़ी बेटी का बॉयफ्रेंड हमारे स्कूल में है। ईथन ने पूछा, क्या वो वही बड़ी बेटी है जिसे लेकवुड से वापस लाया गया था? काइल उत्सुक दिखा। सही कहा। उन्हें सेलेस्ट का जिक्र करते सुनकर मैंने अपना गला साफ किया। काइल ने मुझे देखा और शालीनता से कहा, नेथन, तुम वापस आ गए। मैंने अपनी नाक छुई और अपनी जगह पर बैठ गया। मैंने अभी तुम लोगों को कुछ कहते सुना। सेलेस्ट का बॉयफ्रेंड? क्या मेरे और सेलेस्ट के बीच की बात इतनी जल्दी उजागर हो गई थी? मैंने तो किसी को नहीं बताया था। ईथन ने मुझे उत्सुकता से देखा। क्या तुम भी सेलेस्ट को जानते हो? ईथन ने धैर्यपूर्वक कहा, पहले हमारा रिश्ता काफी अच्छा था। हमारे परिवार दोनों न्यूयॉर्क में हैं। थोड़ा पैसा भी है, लेकिन वो मेरे करीब नहीं था, इसलिए ज्यादा नहीं सोचा। मैंने मन ही मन सोचा, मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मैंने सिर हिलाया। काइल ने कहा, मैंने उसके बारे में सुना है कि वो बहुत खूबसूरत है, अपने बॉयफ्रेंड के लिए बहुत अच्छी है। यहां तक कि उसके बॉयफ्रेंड की सुरक्षा के लिए लोग भी रखे हैं ताकि कोई उसे परेशान न करे। उसका बॉयफ्रेंड वाकई खुशनसीब है जिसे इतनी महान महिला मिली। वो थॉर्नटन परिवार है। हालांकि उनके परिवारों के पास भी थोड़ा पैसा था, लेकिन थॉर्नटन परिवार अभी भी एक ऐसा कुलीन इलीट परिवार था जहां तक वे नहीं पहुंच सकते थे। दूसरों को इस तरह बात करते सुनकर मुझे स्वाभाविक रूप से अपने पिछले जन्म को याद करके थोड़ी खुशी हुई। सरीना जैसी महिला के लिए मैंने अपना उज्जवल भविष्य फेंक दिया था। सच में बहुत बेवकूफ था। ईथन ने कहा, अचानक उसकी बात क्यों छिड़ी? काइल ने कहा, क्योंकि किसी ने मुझे उसकी पहचान बताई। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई जब से मैंने स्कूल में प्रवेश किया था। मैंने कभी किसी से अपने और सेलेस्ट के बारे में जिक्र नहीं किया था। मैं इसे गुप्त लोकी रखना चाहता था। मुसीबत नहीं चाहता था। नई शुरुआत करना काफी कठिन रहा था। मैं बस शांति से कॉलेज खत्म करना चाहता था। बाहर कौन अपनी जुबान चला रहा था, हर जगह मेरी बातें फैला रहा था। ईथन भी काइल की बात सुनकर उत्सुक हो गया। कौन है वह? मुझे लगा कि जब बात यहां तक आ ही गई है तो काइल के बताने से बेहतर है कि मैं खुद ही कबूल कर लूं। मैंने अपना हाथ उठाया और धीरे से कहा, दरअसल सेलेस्ट का बॉयफ्रेंड मैं हूं। मेरे ये कहने के बाद काइल ने मेरी ओर देखा और मेरे उठे हुए हाथ को नीचे दबा दिया। दरअसल मेरी पत्नी भी लू फे है। ईथन ने भी जोड़ा, मेरी पत्नी टोंग येन है। दोनों ही चाइनीज पैलेडिन 3 के प्रशंसक थे। काइल ने कहा, चलो सीरियस होते हैं। बड़ी बेटी का बॉयफ्रेंड फाइनेंस डिपार्टमेंट में है। वो दिखने में भी काफी अच्छा है। सेलेस्ट का बॉयफ्रेंड फाइनेंस डिपार्टमेंट में था। फाइनेंस डिपार्टमेंट शब्द सुनकर मैंने तुरंत राहत की सांस ली। वे मेरे बारे में बात नहीं कर रहे थे। मुझसे लगभग सब कुछ कबूल करवा ही लिया था। चूंकि उन्हें एहसास नहीं हुआ तो मुझे अब फर्क नहीं पड़ा। शायद बाहर कोई गलत जानकारी फैला रहा था। फिर वीकेंड की शाम जब मैं घर पर खाना खा रहा था, मैंने हॉस्टल के क्यू ग्रुप पर काइल को देखा, सबको टैग करते हुए, आप सबको सेलेस्ट का बॉयफ्रेंड दिखा रहा हूं। फाइनेंस में मेरे दोस्त ने ये भेजा है, इसे इधर उधर मत फैलाना। ईथन उत्सुक था, जल्दी भेजो। मैं भी आंखें फाड़े इंतजार कर रहा था। जल्द ही काइल ने एक फोटो भेजी। मैं मूल रूप से देखना चाहता था कि ये कितना दिलचस्प है, लेकिन जब मैंने फोटो में उस व्यक्ति को देखा तो मेरा पानी गले में अटक गया। मैंने अपना गिलास नीचे रखा, अपना फोन उठाया और फोटो को जूम किया। क्या ये ब्रैंडन नहीं था? वो सेलेस्ट का बॉयफ्रेंड था। सेलेस्ट को शायद उसका नाम लिखना भी नहीं आता होगा। मैंने मैसेज किया ग्रुप में, किसने कहा कि ये सेलेस्ट का बॉयफ्रेंड है? काइल ने तुरंत जवाब दिया,
सब यही कह रहे हैं। मेरे दोस्त के बड़ी बेटी के बॉयफ्रेंड के साथ काफी अच्छे ताल्लुक हैं। वे तब मिले थे जब बड़ी बेटी लेकवुड में थी। वे एक दूसरे को तभी से जानते हैं। काइल ने अपनी पोजीशन बदली और टाइप करना जारी रखा। अगले वीकेंड मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी है। सबको एक होटल में खाने पर बुलाया गया है। बड़ी बेटी का बॉयफ्रेंड वहां होगा। शायद बड़ी बेटी भी आए। क्या तुम लोग बड़ी बेटी को देखना चाहते हो? ईथन उत्साहित दिखा। तो चलो, सब चलते हैं। ये सब और भी दिलचस्प होता जा रहा था। मैंने सुना था कि ब्रैंडन भी कॉलेज के लिए न्यूयॉर्क आया है। मुझे लगा था कि वो शायद सरीना के साथ फिर से जुड़ जाएगा, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि वो सेलेस्ट का बॉयफ्रेंड बन जाएगा। जो कुछ पहले हुआ था उसकी वजह से मैं उससे पहले ही नफरत करता था। डेरेक ने ब्रैंडन की गलती अपने सिर ले ली थी। उम्मीद नहीं थी कि ब्रैंडन अभी भी बाज नहीं आया। अब वो सेलेस्ट के साथ भी जुड़ना चाहता था। सच में उसे बहुत ज्यादा छूट दी जा रही थी। शनिवार दोपहर में सोफे पर बैठकर फोन लिए सेलेस्ट के क्यू अकाउंट में लॉगिन था। उसके लिए उसके फार्म की फसलें काटी, फिर अपनी। वो अब अपना फोन बहुत कम इस्तेमाल करती थी। मैं उसका अकाउंट मैनेज करने में मदद करता था। मिसेस पॉटर एक सूट लेकर आईं। छोटे मालिक, ये वही सूट है जो एल्वी ने भेजा है। क्या आज रात के लिए ये ठीक है? मैंने उसे देखा। यह ठीक है। काइल ने कहा था कि सबको सूट पहनना चाहिए। आखिरकार ये उसके दोस्त की बर्थडे पार्टी थी। मुझे भी स्वाभाविक रूप से थोड़ा सज-धज कर जाना था। मैंने फोन नीचे रखा और कपड़े ट्राई करने के लिए खड़ा हो गया। मिसेस पोर्टर मेरे बगल में खड़ी होकर मेरी बोटाई ठीक करने लगी। तभी एक नौकर ऊपर आया। छोटे मालिक, यहाँ एक मिसेस शाह आई हैं। मुझे एक पल के लिए याद नहीं आया कि वो कौन थी। मैंने अपना जैकेट उतारा और नीचे चला गया। सोफे पर एक जानी पहचानी महिला बैठी दिखी। ये सरीना की माँ थी जिनसे मैं पहले मिला था, शियाओ चिन। रिचर्ड क्रेन उनका स्वागत कर रहे थे। शियाओ जिन की आंखें लाल थीं। मिस्टर क्रेन, चाहे जो भी हो, कृपया सरीना को ढूंढने में मेरी मदद करें। वो मेरा फोन नहीं उठा रही है। मैं उस तक किसी भी तरह नहीं पहुंच पा रही हूं। रिचर्ड क्रेन ने कहा, अगर वो मिली तो मैं आपसे संपर्क करूंगा। शाओइन ने कहा, धन्यवाद मिस्टर क्रेन, आप बहुत दयालु हैं। रिचर्ड क्रेन ने किसी से कहकर उन्हें और उनके असिस्टेंट को बाहर तक छुड़वाया। मैं नीचे आया और अपने पिता से पूछा कि वो यहाँ क्यों आई थीं। रिचर्ड क्रेन ने आह भरी। लगा कि सरीना हमारे साथ है, इसलिए वो ढूंढती हुई आई। मैं चिढ़ने से खुद को नहीं रोक सका। क्या सरीना उनकी बेटी नहीं है? वह खुद ढूंढने के बजाय आपसे मदद क्यों मांग रही हैं? आप बहुत दयालु हैं डैड। रिचर्ड क्रेन ने एक तरफ देखते हुए कहा, उनके पास कोई चारा नहीं है। आखिरकार सरीना उनका और मिस्टर वेल्स का बच्चा है। अपने वर्तमान पति को परेशान करना उनके लिए असुविधाजनक है। उनके पति का मिजाज भी कुछ खास अच्छा नहीं है। अगर उन्हें पता चला तो वे निश्चित रूप से लड़ेंगे। और वो लड़की सरीना भी, वो अब न्यूयॉर्क में बिल्कुल अकेली है, किसी से संपर्क नहीं कर रही है। क्या वो तुम्हें ढूंढते हुए आई है? मेरा चेहरा शांत था। नहीं, रिचर्ड क्रेन ने कहा, मैं किसी से उसे ढूंढने के लिए कहूंगा। मैंने कहा, डैड, क्या आप सरीना के मामलों में दखल देना बंद कर सकते हैं? रिचर्ड क्रेन ने बिना जवाब दिए मेरी ओर देखा। बस पूछा, क्या तुम बाहर जा रहे हो? ये जानते हुए कि मेरे पिता वैसे भी सरीना के मामलों में दखल देंगे। मैंने और कुछ कहना जरूरी नहीं समझा। मैं ऊपर कपड़े बदलने गया और काइल द्वारा भेजे गए होटल के पते पर पहुंच गया। काइल और ईथन पहले ही पहुंच चुके थे, गेट पर इंतजार कर रहे थे। दोनों काफी स्मार्ट लग रहे थे। मैं उनके साथ बॉलरूम में गया। अंदर घुसते ही मुझे ब्रैंडन दिखा। वो लोगों के एक समूह से घिरा हुआ था और अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे उसकी तारीफ की जा रही हो। सच में मानना पड़ेगा, वो जहां भी जाता सब उसे पसंद करने लगते थे। कुछ समय तक उसे न देखने के बाद भी मुझे ब्रैंडन का वो शर्मिंदा चेहरा याद था। पिछली बार ग्रेजुएशन सेरेमनी में सेरेना के पिता द्वारा इस तरह बात किए जाने पर उसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। उम्मीद नहीं थी कि दोबारा मिलने पर वो फिर से इतना चमकता दमकता दिखेगा। उसने जो कपड़े पहने थे वे भी सस्ते नहीं थे। मेरी तरह ही उसने भी एक एलवी सूट पहना था, बस स्टाइल थोड़ा अलग था। काइल मुझे और ईथन को अपने दोस्त से मिलवाने ले गया। उसका दोस्त लूकस जी आज की रात का मुख्य पात्र, मेन कैरेक्टर था। लूकस जी ने काइल को देखा और उत्साह से पास आया। काइल, तुम आ गए। काइल ने जल्दी से परिचय कराया। जन्मदिन मुबारक हो। ये दोनों मेरे रूममेट्स हैं, नेथन क्रेन और ईथन चैन। लूकस जी ने मुझे और ईथन को देखा और मुस्कुराया। सब लोग इधर आ जाओ। ओह, सही कहा। मैं तुम लोगों को अपने एक अच्छे दोस्त से मिलवाता हूँ। लूकस जी ने ये कहा और ब्रैंडन के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। मैं सबका परिचय कराता हूँ। यह थॉर्नटन परिवार की बड़ी बेटी का बॉयफ्रेंड है, ब्रैंडन हेज। ये मेरा रूममेट भी है। जैसे ही लूकस जी ने अपनी बात खत्म की, ब्रैंडन ने लूकस जी से कहा, लूकस, ऐसा मत कहो, मत कहो। लूकस जी हंसा। इसमें डरने वाली क्या बात है? आज यहाँ मौजूद हर कोई मेरा अच्छा दोस्त है।
वे अफवाहें नहीं फैलाएंगे, है ना? सबने जवाब दिया, बिल्कुल सही, चिंता मत करो। क्योंकि सबका ध्यान ब्रैंडन पर था, इसलिए किसी ने मुझ पर ध्यान नहीं दिया। ये नज़ारा देखकर मैं सीधे बोलने से खुद को नहीं रोक पाया और ब्रैंडन का नाम पुकारा। ब्रैंडन। ब्रैंडन ने सिर उठाकर देखा कि वो मैं था। वो ठिठक गया। उसके चेहरे पर असहजता की एक झलक दिखी। मैंने कहा, उम्मीद नहीं थी कि तुम यहां दिखोगे। काइल ने मुझे हैरान होकर देखा। तुम बड़ी बेटी के बॉयफ्रेंड को जानते हो? मैंने ब्रैंडन की ओर देखा, जो मेरे वहां होने से थोड़ा असहज था। मैं ब्रैंडन को जानता हूं, लेकिन वो किसी का बॉयफ्रेंड नहीं है। जैसे ही मैंने अपनी बात खत्म की, लूकस जी का चेहरा उतर गया और उसने मेरी तरफ देखा। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं चलकर ब्रैंडन के सामने खड़ा हो गया। तुम्हें देखे हुए महीने बीत गए। तुम सेलेस्ट के बॉयफ्रेंड कब बन गए? मुझे कैसे नहीं पता? क्या तुम्हें इस तरह झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? साफ तौर पर सेलेस्ट का उसके साथ कोई रिश्ता नहीं था। मुझे नहीं पता था कि वो क्या सोचकर ये दावा कर रहा था। लूकस जी काफी समय से ब्रैंडन के साथ घूम रहा था और उसका अच्छा दोस्त बन चुका था। मुझे इस तरह बात करते देख उसका चेहरा उतर गया। तुम कौन हो? तुम मेरी जगह पर आकर ऐसी बातें कह रहे हो? ब्रैंडन मेरा दोस्त है। तुम्हारा रवैया क्या है? बड़ी बेटी पहले ही कह चुकी है कि उसके बॉयफ्रेंड को कोई परेशान नहीं कर सकता। पता नहीं काइल तुम्हें कहां से ले आया। कोई बदतमीज लड़का यहां आकर बड़ी बेटी के बॉयफ्रेंड के साथ पंगा ले रहा है। लूकस जी ने तुरंत अपने बगल में खड़े काइल की ओर देखा। काइल, क्या तुम किसी को भी यहां उठा लाते हो? ये मेरी बर्थडे पार्टी है। अब ये तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गई है। काइल ने कहा, सॉरी। ये कहकर उसने मेरी तरफ देखा। नेथन, तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम जानते हो वो कौन है? वो बड़ी बेटी का बॉयफ्रेंड है। थॉर्नटन परिवार को नाराज करने का मतलब है कि बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा।